अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अजमत भाई स्टार्ट कर लें। अनम्यूट कर दें अजमत भाई। हेलो अजमत भाई। हेलो अजमत। जी जी हाँ सही सही है, बस स्टार्ट हुआ खलाफा। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you so much. Here I am Azmat Khan, working as a lecturer of optometry in the University of Lahore, Islamabad campus. इंशाल्लाह आज हम डिस्कशन करेंगे ड्वेन सिंड्रोम पे। इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेशन जो है या फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर जो है जो इंशाल्लाह आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली इटियोलॉजी ऑफ द ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम के इसके बेसिक कॉजेज क्या है और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीइंग ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे लिए एक क्लिनिशियन के लिए जो उसकी जो मेन क्लिनिकल फीचर है आज के लेक्चर में हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जो सेकंड सेशन हमारा होगा उसमें फिर हम मैनेजमेंट ऑफ ड्वेन सिंड्रोम को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अगर टाइम रहा और मौका मिले तो इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर जो है ड्वेन सिंड्रोम पे उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ड्वेन सिंड्रोम विद सिस्टेमिक एसोसिएशन, उसके साथ जो सिस्टेमिक एसोसिएशन है इंशाल्लाह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जिसमें डिफरेंट सिंड्रोम वगैरह आ रहे। तो कोशिश करूंगा कि थर्ड सेशन में मैं उसकी जो सिस्टेमिक एसोसिएशन है ड्वेन सिंड्रोम में वो चीज़ें डिस्कस करूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि ड्वेन सिंड्रोम बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड उसके लिए चले जाते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जिसने डिस्क्राइब किया था ड्वेन सिंड्रोम को वो स्टेलिंग इनफर्क ने उस पर काफ़ी काम किया था और कभी कभार उसके लिए हम स्टेलिंग ड्वेन सिंड्रोम भी कहते हैं। बट यूजुअली अगर आप बुक में देखिए किसी भी जगह पे देखेंगे तो हम हर जगह पे ड्वेन रिट्रैक्शन ही का वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि मैन कंट्रीब्यूशन जो इस सिंड्रोम में था, जो मैन डिस्कवरी किया गया था, जो मैन उसने सर्चिंग उस आउट पे किया था और जो ज्यादा डिटेल हमें प्रोवाइड किया गया है वो ड्वेन ही ने प्रोवाइड किया था। 1905 ने उसने काफी चीज इसमें डिटेल से डिस्कस की। सो यूजुअली अभी हम उसको कहते हैं ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम। इट मीन कि ड्वेन ने उसके लिए काफी कंट्रीब्यूशन इसमें किया हुआ है। ठीक है, ये चीज जरूरी है। द सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हमारे लिए ये है कि दिस इज अ कंजेनिटल डिसऑर्डर। अब ये है कंजेनिटल बट कीप वन थिंग इन माइंड, यूजुअली दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज अंडर 1 ईयर। मैं इस चीज का हाईलाइट करूं, क्लिनिकली बात अगर हम करें दिस है कोई कंजेनिटल कंडीशन है बट यूजुअली उसको हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं आफ्टर 2 और 3 ईयर। अंडर 1 ईयर उसको बहुत ही मुश्किल से हमें वो डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन दिस इज अ कंजेनिटल कंडीशन, कीप वन थिंग इन माइंड। द सेकंड थिंग जो है फर्स्ट टाइम जो उसके डिस्कवर किया गया आप देख सकते हैं कि उसने जो है न्यूनेट एज जो है जस्ट 1 डे में भी उसको डायग्नोज किया था। बट यूजुअली इन क्लिनिक में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमसे अंडर 1 ईयर जो है वो मिस हो रही है एंड आफ्टर 1 ईयर ये हमें 2 ईयर जो है हम आसानी से उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो सारी चीजें लिखा है कि डिस्पाइट इट कंजेनिटल ओरिजिन इट रियरली डायग्नोज अंटिल लेटर इन चाइल्डहुड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकंड थिंग जो है बेसिकली क्या होगा इसमें, डिफेक्टिव आई मूवमेंट आर ऑलवेज एबनॉर्मल हेड पोस्चर ब्रिंग अटेंशन। आपके पास अगर कोई पेशेंट आ रहे ना तो वो दो चीजें अपने पास लेकर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो डिफेक्टिव आई मूवमेंट के साथ लाइक सपोज हम लेटर डिस्कस करेंगे जी उसकी कोई एडक्शन लिमिटेशन है, एबडक्शन लिमिटेशन है, इसमें से कोई कंप्लेन जो है वो अपने पास लेकर आपके क्लिनिक में आएंगे। या उसकी कोई एबनॉर्मल हिप पोस्चर की कोई हिस्ट्री होगा या पेशेंट जो है वो खुद इससे तंग है या उसके पेरेंट्स जो है बच्चों के कहते हैं कि यार इसके हेड जो है इस हेड पोस्चर जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो ये दो चीज सिर्फ माइंड में याद रखिए, मतलब ये पेशेंट आपको बता सकते हैं। बाकी आप देखेंगे लेटर ऑन देखेंगे कि आप बीइंग अ क्लिनिशियन बीइंग ऑप्टोमेट्रिस्ट आप क्या चीजें देखेंगे। ठीक है, द प्रॉब्लम रिमेन अननोटिस्ड और अनरिपोर्टेड इनटू एडल्ट लाइफ। मोस्टली चीज ये है कि कंजेनिटल है लेकिन जैसे उसकी बच्चे की नीड बढ़ती जा रही है
ठीक है, देखिए बच्चे जो है उसका 1 ईयर अंडर 2 ईयर 3 ईयर का उसका कोई ऐसे कोई कंप्लेन नहीं होता। द रीजन है जब वो एडल्ट लाइफ में चले जाता है, जब वो स्कूल गोइंग होता है, उसके डिफरेंट प्रॉब्लम आता है, लोग उसको फेस कर देते हैं, कोई उसमें अबनॉर्मल हेड पोस्चर जो है या उसके पेरेंट्स जो है, ठीक है, या कोई टीचर जो भी है उसको नोटिस कर देते हैं। द सेकंड थिंग, पेशेंट की अपनी खुद की कंप्लेन स्टार्ट हो रही है बच्चे की, लेट्स सपोज हम लेटर ऑन इसमें बात करेंगे, अगर कोई वो रीडिंग कर रहे तो समटाइम उसमें रीडिंग में भी डिफिकल्टी आ सकता है, एंड सम वेरी रेयर केसेस डिप्लोपिया का कंप्लेन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़े से बैकग्राउंड नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी चीज है कि इसमें आप क्लियर करें सारी चीजों को। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम यूजुअली क्या कहते हैं कि एडवेंस सिंड्रोम की अगर हम बात करें, मोस्टली इन 80% केसेस में आपको ये यूनिलैटरल ही मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, लेकिन बायलैटरल जो 20% है उसमें आपको बायलैटरल भी मिल सकता है, एंड बट इन बायलैटरल केसेस दिस इज मार्कली एसिमेट्रिकल केसेस। आपको दोनों आई में जो फाइंडिंग मिलेगा वो एसिमेट्रिक होगा। लाइक लेटर हम इसकी कुछ क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे, लाइक ग्लोब रिट्रैक्शन की अगर हम बात करें या फिर फेब्रल प्रेशर नर्विंग की बात करें, तो बायलैटरल केसेस में आपको सिमेट्रिक एसिमेट्रिकल केसेस बहुत ज्यादा मिलेगा। एक में आपको रिट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, दूसरे में रिट्रैक्शन आपको कम मिल सकता है। लेकिन ये फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज यूनिलैटरल बायलैटरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी ही लेक्चर में हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बट यूजुअली इन 80% केसेस दिस इज यूनिलैटरल। द सेकंड थिंग, द लेफ्ट आई इज अफेक्टेड मोर ट्वाइस एज फ्रीक्वेंट द राइट आई। ये चीज भी बहुत जरूरी है। देखिए, आपने एक सिनेरियोस बयान करें कि यूनिलैटरल जो है बहुत ज्यादा कॉमन है 80% में, फिर लेफ्ट आई जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। और सबसे लास्ट में अगर हम इसकी बात करें, जो फीमेल जेंडर है उसमें उसकी इंसिडेंट रेट जो है या अकरेंस रेट की अगर हम बात करें, जितने स्टडी उसमें हुआ है तो वो कहते हैं कि 60% ये कंडीशन जो है ये फीमेल में पाया जाता है, एंड ओनली 40% जो है अगर वो मेल में। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो हम ये से कह सकते हैं कि ट्वाइस जो है वो ज्यादा फीमेल इफेक्ट हो रही है एज कम्पेयर टू मेल। इस पे जी अगर आप इसी वर्ड के बिहाइंड आप थोड़ा सा लॉजिक डिस्कवर करें कि जी क्या रीजन है कि फीमेल के जो वो है जेंडर है उसमें ये ज्यादा रहे, तो उस पर काफी आपको डिटेल से स्टडी मिलेगा। लेकिन जो एक स्टडी जो इसके रिलेटेड मैंने खुद स्टडी किया हुआ है, और वो मेरे ख्याल में अमेरिकन एकेडमी के एक जर्नल में भी एस्टेब्लिश, वो रीजन ये है कि फीमेल के बॉडी में जो है स्पेशली जो फीमेल फीटस है, जाहिर बात है जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज अ कंजेनिटल कंडीशन, तो यूजुअली ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब उसकी बच्ची की एम्ब्रियो डेवलप हो रही है, तो उसी टाइम फीमेल की बॉडी में अगर एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाए, मदर के साइड से वो क्रॉस द प्लेसेंटा है ना, बच्ची में अगर उसकी एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाए तो इट्स कैन लीडिंग टू ग्रैंड रिट्रैक्शन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन बस अभी मेन पॉइंट इसमें क्या है, तीन चीजें हैं। 80% यूनिलैटरल, लेफ्ट इज इफेक्टेड मोर, एंड फीमेल जेंडर में मोर इफेक्टेड। ठीक है, तो ये आपको डायग्नोसिस में काफी हेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ तक हम कुछ चीजें डिस्कस करें कि ये कंजेनिटल ऑरिजिन के सारी चीजें। अब हम थोड़ी सी इसकी एटियोलॉजी डिस्कस करें कि इसकी मेन एटियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस स्लाइड को अगर आप रीड करें तो इसमें बेसिकली बहुत दो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो लैटरल रेक्टस है उसकी जो इनर्वेशन है, मेनली प्रॉब्लम जो है वो लैटरल रेक्टस की इनर्वेशन में आपको मिलेगी। डिफरेंट उसको एविडेंस देंगे, उसको हम MRI के बेस पे और इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक स्टडी के बेस पे सारी चीजें भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे लैटरल रेक्टस में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। चीज ये है कि यहाँ से आपकी जो मीडियल रेक्टस है, जो आपको पता है कि मीडियल रेक्टस इज सप्लाई बाय द थर्ड क्रीन नर्व, ओकुलोमोटर नर्व है। आपकी लैटरल रेक्टस जो है, जो आपकी सेक्स एब्ड्यूशन नर्व है, उसने सप्लाई किया गया है। लेकिन ड्वेन सिंड्रोम में ये देखा गया है कि आपकी लैटरल रेक्टस जो है उसको सप्लाई किया गया है बाय सम ब्रांचेस ऑफ द थर्ड नर्व। आपके थर्ड नर्व की जो इंफीरियर डिवीजन है उसमें से कुछ फाइबर जो है वो जाकर आपकी लैटरल रेक्टस को इनर्वेट कर रहे हैं। तो माइंड में एक चीज बना ले कि सिचुएशन है क्या कि आपकी थर्ड नर्व जो है वो मीडियल रेक्टस के साथ साथ आपकी लैटरल रेक्टस को भी इनर्वेशन दे रहा है। सो इसी चीज को माइंड में रख के आगे हम जाकर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि इससे इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक नर्व ने दोनों को साथ में क्या किया हुआ है, इनर्वेट किया हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज साथ में याद रखें कि लैटरल रेक्टस को तो इनर्वेट किया है थर्ड नर्व ने, लेकिन सिक्स्थ नर्व कहाँ है, तो याद रखें कि सिक्स्थ नर्व में दो पॉसिबिलिटी है, या तो सिक्स्थ नर्व जो है वो डेफिशिएंट होगा, या तो बिल्कुल हम कुछ पेशेंट जो है उसमें आपको दिखाऊंगा कि कुछ पेशेंट में MRI किया गया है, उस MRI में बिल्कुल जो एब्ड्यूशन न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एब्सेंट था। उसका जो पाथवे था, जो सेक्स नर्व के फाइबर थे वो मौजूद थे, उसका न्यूक्लियस एब्सेंट था। दूसरे केसेस में वो देखा गया है कि उसके सेक्स नर्व न्यूक्लियस है, लेकिन उसके जो फाइबर है वो सही तरीके से इनर्वेट नहीं करता लैटरल रेक्टस को। सो इन दो चीजों को कंसेप्ट बना ले, अपने पास रखे, आगे हम जाकर इस चीज को मजीद डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करें। अच्छा, सबसे पहले मोस्टली जो है हबर ने भी उस पर ड्वेन सिंड्रोम पे काफी काम किया हुआ है, और जब उसने ड्वेन सिंड्रोम के पेशेंट वाले लैटरल रेक्टस को देखा गया है
तो याद रखें ये स्लाइड बहुत जरूरी है। इसी ही स्लाइड के बेस पे हम जितनी भी टाइप्स है, जितनी भी क्लासिफिकेशन है, वो एक्सप्लेन किया गया है। उसने देखा है कि जी ड्वेन सिंड्रोम के पेशेंट का लैटरल रेक्टस का उसने एग्जामिनेशन किया, तो उसको 3 पार्ट उसमें मिल गए लैटरल रेक्टस में। कैसे उसको 3 पार्ट मिल सकते हैं आप यहाँ पे देखिए। लेट्स सपोज मैं आपके लिए एक लैटरल रेक्टस की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज दिस इज योर लैटरल रेक्टस मसल, ठीक है। और इस लैटरल रेक्टस मसल में उसको 3 पार्ट मिल गया। लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज कंपार्टमेंट नंबर 3। इसको 3 पार्ट मिल गया। अब ये वाला पार्ट जो है, लेट्स सपोज दिस इज पार्ट 1, ये बिल्कुल वो पार्ट है जिसको नॉर्मली इनर्वेशन मिल गया है, मतलब जो लैटरल रेक्टस है उसको सप्लाई भी सेक्स नर्व ने किया गया है, बस दिस इज नॉर्मल पार्ट। लेकिन ये जो रिमेनिंग 2 पार्ट है, दिस इज नंबर सेकंड पार्ट। दिस सेकंड पार्ट को इनर्वेट किया गया है बाय द पोर्शन ऑफ थर्ड क्रीनियल नर्व के। थर्ड क्रीनियल नर्व से जो एक्स्ट्रा ब्रांच चला गया है, उसने दूसरे पार्ट को क्या किया, इनर्वेट किया हुआ है। और जो लास्ट नंबर है, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज डिनर्वेटेड पार्ट, और मोस्टली जाहिर बात है, इनर्वेशन नहीं मिल रहा, तो दिस बिकम एट्रोपिक एंड फाइब्रोटिक पोर्शन। तो उसको ये 3 चीजें मिल गई है कि लैटरल रेक्टस जो है उसमें ये 3 पोर्शन उसको मिल गए। एक नॉर्मल इनर्वेटेड पोर्शन सप्लाइड बाय द सेक्स क्रीनियल नर्व, द अदर इज द पोर्शन इनर्वेटेड बाय द थर्ड नर्व ब्रांच, एंड द लास्ट वन इज जो फाइब्रोटिक पोर्शन है, जो एट्रोपिक पोर्शन जो काम नहीं करेगा। अब ये 3 चीज आपने देख लिया। अब जब इसके बाद लेटर ना हम ड्वेन सिंड्रोम की क्लासिफिकेशन करेंगे, वो इसी बेस पे करेंगे कि एक टाइप में हम देखेंगे कि उसमें नॉर्मल इनर्वेटेड पोर्शन ज्यादा होगा, दूसरे में जो है थर्ड नर्व ने जो इनर्वेटेड पोर्शन वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो कुछ टाइप में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें फाइब्रेटिक पोर्शन बहुत ज्यादा है। तो देखिए यही जो रेशो है, हर एक टाइप में ये रेशो चेंज होगा। इसी बेस पे हम कहते हैं दिस इज टाइप 1 ड्वेन, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसी बेस पे हम उसको डिस्कस करेंगे, और एक ही पिक्चर है, उसमें सारी चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज एटियोलॉजी में आप लोगों ने देख लिया कि देयर इज मैस वायरिंग, मैस इनर्वेशन हो रही है। द सेकंड थिंग, उसकी अगर हम जेनेटिकल की बात करें तो मोस्ट केसेस जो है ड्वेन के वो स्पोरोडिक भी है, लेकिन हम जीन्स की लेवल पे अगर बात करें तो यस देयर इज सम म्यूटेशन इन द जीन, स्पेशली जीन जो अभी तक उस पर रिसर्च किया गया है, वो जीन जो है वो CHN1 जो है, जिसको हम शेमरीन भी कहते हैं, सम पीपल कैन प्रोनाउंस इट शेमरीन, ठीक है, यू कैन प्रोनाउंस इट शेमरीन और यू कैन प्रोनाउंस इट शेमरीन, और लेकिन उसको हम लिखते हैं CHN1 से। ये वो जीन है जो आपके स्पेशली जो क्रोमोसोम नंबर 2 जो है उस पर लोकेटेड है। आपको जस्ट जीन्स का नाम याद आना चाहिए। द सेकंड थिंग ये है कि ये जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल, नॉर्मल फंक्शन की हम बात करें, देखिए यूजुअली दिस जीन रेगुलेट अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन को रेगुलेट करता है, वो प्रोटीन जो आपकी न्यूरोनल कनेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर ये जीन नॉर्मल है तो ये नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, और यही नॉर्मल प्रोटीन जो है वो आपकी सेंसरी फाइबर जो है या आपकी मोटर फाइबर जो है, जितनी भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोनल कनेक्शन है, उस नॉर्मल न्यूरोनल कनेक्शन के लिए आपको ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि ये चिमरीन जीन जो है उसको रेगुलेट करता है। सो अगर इसी में कोई म्यूटेशन आ गया, so if there is any mutation in this gene, जाहिर बात है वो रेगुलेटरी प्रोटीन जो है उसमें भी म्यूटेशन आएगा, वो फिर प्रॉपरली सही तरीके से जो मोटर न्यूरॉन था, जो कनेक्शन था सेंटर, वो सही तरीके से उसको बिल्ड अप नहीं करेगा। when there is no proper connection, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। रिजल्ट क्या है कि इसमें क्या है, डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इस पर काफी रिसर्च किया गया है कि सबसे पहले ये जीन जो था, ये एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी नर्वस सिस्टम से उसने वहां पे डिटेक्ट कर दिया, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन भी है वहां पे इंपॉर्टेंट। तो इस जीन्स का म्यूटेशन भी हमारे लिहाज से ड्वेन सिंड्रोम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वायरिंग था, तो सेकंड थिंग आप लोगों ने देख लिया कि जी ये मिस वायरिंग क्यों हो रहा है, तो एक रीजन उसका है कि यार म्यूटेशन हो सकता है कौन सी जीन में, ये शिमरीन जीन जो है इसमें हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मैंने ड्रग इसको हाईलाइट भी किया, मेंशन भी किया है, थैलेडोमाइड ड्रग जो है, जब अगर प्रेगनेंसी, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान में अगर आप लोगों ने थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज आपको पास है कि जी ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन टाइम में जब आपके प्लेसेंटा बनता है तो प्लेसेंटा से सम हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो आपकी प्रेगनेंसी और सारी चीजों को मेंटेन करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में उसकी HCG हार्मोन लेवल ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से फीमेल को क्या हो रही है, नाज़िया, वोमिटिंग, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सारी चीजें हो रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये थैलेडोमाइड ड्रग जो था ये पहले जमाने में यूज किया जाता था, वो लोग कंसिडर करते कि दिस इज सेफ ड्रग, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, या स्किन के इन्फेक्शन स्पेशली लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो उसमें भी इसका काफी इस्तेमाल रोल है। तो अगर प्रेगनेंसी में ये ड्रग आप यूज करें तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ये करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस जो है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है
उसमें ये काफी एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ये ड्रग जाकर दिस इज टेरोटोजेनिक ड्रग के मदर के प्लेसेंटा के जरिए से ट्रांसफर करके आपके फीटस जो है वहां तक जा सकता है और वहां पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनको डैमेज पहुंचा सकता है। अब रीजन क्या है, इसमें काफी रिसर्च हो चुका है कि अगर आप ये ड्रग देखें, अगर आप इन डेज में यूज करें, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है और वो इन डेज में 20 से लेकर 23 डेज में वो ड्रग यूज करें, तो उसकी जो बच्चा पैदा होगा उसमें हॉरिजॉन्टल गैस पॉलिसीज होगी। और फिर अगर हमारी स्पेशली ये जो आज का टॉपिक है ड्वेन के लिहाज से मैं बात करूं तो दिस डेज मोर इंपॉर्टेंट जो है आपके 24 से लेकर 35 डेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है कि अगर इसी के दौरान ये ड्रग यूज किया जाएगा तो ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम के कॉज आ सकता है। तो अब कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट जितने भी हम कंजेनिटल डिजीज पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री में, उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है दिस इज वेरी क्रूशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दफा बच्चा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से निकल जाता है तो फिर इसके बाद लेट्स सपोज अगर हम कंजेनिटल कैटरी की बात करें, बहुत सारी चीजें इसमें रूबेला और मीजल्स ये सारी चीजें आ रही है, वो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर को क्रॉस करके सेकंड थर्ड में चला जाए तो फिर बच्चा फिर भी सेफ होता है। सो द सेम इज दिस ड्रग, अगर ये ड्रग थर्ड या सेकंड ट्राइमेस्टर यूज करे तो वो सेफ होगा, बट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें बच्चे की प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन रही है, तो इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बनने के दौरान अगर ये ड्रग यूज किया गया है तो इट कैन लीडिंग टू ड्वेन सिंड्रोम। इसमें काफी रिसर्च हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है कि आपको माइंड में ये भी चीज आना चाहिए कि म्यूटेशन के बाद जो है ड्रग भी कैन कॉज द ड्वेन सिंड्रोम। अच्छा, दिस इज एक ही पिक्चर है, बट मैं तो मेरे माइंड में ये है कि अगर आपको इसी एक पिक्चर का समझ आ गया तो आपने पूरा ड्वेन सिंड्रोम जो है उसकी एटियोलॉजी उसकी सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं जो जिस अंदाज से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँ आप मेरे साथ ही रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट इधर लोअर पार्ट से करेंगे, ये वाला फॉरगेट अबाउट कुछ देर के लिए टाइप्स और ये सारे जो क्लिनिकल फीचर वगैरह है इन चीजों को छोड़ दे। आप यहाँ पे आ जाइए, दिस इज पार्ट, ये जो लोअर वाला पार्ट है। सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे, आपके माइंड में खुद बहुत सारी चीजें आएंगी और फिर हम नाम देंगे कि ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंड इवन टाइप 4 भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड एजेनेसिस ऑफ सेक्स नर्व। ये वो कंडीशन है जिसमें आपका सेक्स नर्व नहीं है। एजेनेसिस हो गया है जिसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, तो माइंड में रखे सेक्स नर्व नहीं होगा। साथ में क्या होगा, थर्ड नर्व होगा, थर्ड नर्व मौजूद होगा और थर्ड नर्व क्या करेगा कि वो अपने थर्ड नर्व जाहिर बात है मीडियल लेक्टस को सप्लाई करते हैं, लेकिन वो मीडियल लेक्टस के साथ साथ लैटरल लेक्टस को सप्लाई करेगा। स्टार्ट में हमने वो सारी चीजें डिस्कस की और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, मोस्ट ऑफ द नर्व गो टू मीडियल रेक्टस। थर्ड नर्व जो है, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि मीडियल रेक्टस के जो फाइबर आ रहे हैं ऑक्यूलोमोटर फाइबर है उसमें 100 फाइबर हैं, तो 100 में से 70 फाइबर जो है वो आपकी मीडियल रेक्टस तक चले गए। जो ओनली 30% फाइबर थे वो आपने लैटरल रेक्टस को सप्लाई किया हुआ है और लैटरल रेक्टस का अपना ओरिजिनल सप्लाई जो 6 नर्व से था वो इस केस में नहीं है। तो आप जरा ध्यान से सुने, क्या इस पेशेंट में एब्डक्शन होगा? तो जाहिर बात है एब्डक्शन के लिए आपको राइट गेज, लेट्स सपोज मैं राइट एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको राइट साइड पे देखना होगा। आपके लिए सेक्स नर्व का होना बहुत जरूरी है कि वो आपकी आई को एब्डक्ट करे, लेकिन इस केस में मैंने क्या कहा कि देयर इज एजेनेसिस ऑफ सेक्स नर्व, सो इस केस में आपका पुअर एब्डक्शन होगा, नंबर 1। और एडक्शन गुड, व्हाई एडक्शन गुड? बिकॉज मोस्टली फाइबर जो 70% फाइबर थे वो तो ऑलरेडी आपके मीडियल लेक्टस तक चले गए हैं। लेकिन कीप ऑन थिंग इन माइंड, दो पेशेंट आप कंसिडर करें कि एक में 100% बिल्कुल नॉर्मल इनर्वेशन है, वो 100 के 100 फाइबर आपकी मीडियल लेक्टस को इनर्वेट कर रहे हैं। दूसरी पेशेंट में ओनली 70% फाइबर इस मीडियल लेक्टस को इनर्वेट कर रहे हैं। दोनों ही जाहिर बात है 70% हाई फिगर, दोनों में ही एडक्शन होगा, लेकिन क्या आपको इक्वल अमाउंट ऑफ एडक्शन मिलेगा? तो माइंड में ये आ रहा है कि नहीं, जिसमें 70% फाइबर है उसमें माइंड वेरी लेस, लेकिन नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर जिसमें एक नॉर्मल इंडिविजुअल में एडक्शन हो रहा है उसमें नहीं होगा। वो भी आपको क्लिनिक में ये सारे केसेस मिलेंगे कि इस केस में जो टाइप 1 ड्वेन है उसमें आपका पुअर एब्डक्शन होगा और गुड एडक्शन यहाँ पे लिखा है, लेकिन गुड एडक्शन भी बस वो उसका काम चला देता है, बट वो भी 100% एडक्शन नहीं होगा। लेकिन फॉरगेट अबाउट द 100% लेस एडक्शन, आप इसमें टाइप 1 में क्या याद रखेंगे, लिमिटेड एडक्शन, गुड एडक्शन। रीजन आपको नीचे से पता चल गया है कि इसकी रीजन यह है। अब टाइप 2 पे यहाँ पे आ जाए, दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग केस है। सेक्स नर्व भी इसमें देखे भाई, इसमें सेक्स नर्व के जो नरेशन है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या कर रहे, थर्ड नर्व भी ठीक है, लेकिन थर्ड नर्व ने एक एक्स्ट्रा ब्रांच भी लैटरल रेक्टस को दिया हुआ है। सो अब इस सिनेरियो को देखें, सेक्स नर्व भी है, उसकी जो फाइबर है वो भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फाइबर भी थर्ड नर्व से यहाँ पे आया हुआ है जिसने यहाँ पे सप्लाई किया हुआ है। तो इस कंडीशन में आप जरा देखिए कि कहानी क्या होगा। और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, पुअर एडक्शन एज लैटरल। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर होगी, आप यहाँ पे आ जाए एडक्शन और एब्डक्शन की हम बात करें।
ठीक है। गुड एडक्शन लिखा है। गुड एडक्शन क्यों लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस केस में कि आपकी तल नर्व जो है वो तो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या है, पोर एबडक्शन। अब पोर एबडक्शन क्या है, जरा ध्यान से इस चीज को भी जरा क्लियर कर दे। सेक्स नर्व आपका इंटेक है, जब आपका सेक्स नर्व इंटेक है तो वो खुद एट अ टाइम अपने लिए सिर्फ इनर्वेशन दे रहे, वो आपकी आई की एबडक्शन कर रही है। लेकिन आपने एडक्शन करना है, एडक्शन के लिए आपका थर्ड नर्व स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है। व्हेन योर थर्ड नर्व स्टिमुलेट, तो जाहिर बात है थर्ड नर्व जब स्टिमुलेट हो रहे तो इसके साथ साथ वो फाइबर जो आपके थर्ड नर्व से लैटरल रेक्टस की तरफ चले गए, क्या वो स्टिमुलेट नहीं होगा, तो वो होगा। तो एडक्शन के दौरान आपका मीडियल रेक्टस के साथ साथ लैटरल रेक्टस भी कंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो देयर इज अ को कंट्रैक्शन। को कंट्रैक्शन मीन दोनों मसल एट अ टाइम कंट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या मीडियल रेक्टस आई अपनी तरफ एडक्शन करने की कोशिश कर रही है, लैटरल रेक्टस उसको एबडक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो क्या होगा, आई आप ऐसे लगेंगे कि कोई स्टैटिक कंडीशन नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं पुअर एडक्शन होगा और गुड एबडक्शन, बिकॉज एबडक्शन के लिए आप ओनली लैटरल रेक्टस काम कर रहे हैं और लैटरल रेक्टस का कोई ब्रांच मीडियल रेक्टस को इनर्वेट नहीं कर रहा। सो वो अपने आइसोलेटेड का केस में आई को बाहर ले जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग एडक्शन थर्ड नर्व स्टिमुलेशन के साथ साथ लैटरल रेक्टस को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। सो यही रीजन है कि टाइप 2 में आपका पुअर एडक्शन मिलेगा, गुड एबडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आज आप टाइप 3 की बात करेंगे, तो टाइप 3 में आपको क्या मिलेगा, देयर इज सेक्स नर्व एजेनेसिस। अब देखिए यहाँ पे वंस अगेन थर्ड नर्व जो है वो थोड़ा सा वीक हो चुका है, उसकी इनर्वेशन थोड़ी सी वीक हो चुकी है, और साथ साथ में क्या है कि आपका थर्ड नर्व जो है वो वंस अगेन स्प्लिट हुआ है और वो सप्लाई करता है लैटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस में। अब इन दोनों में क्या फर्क हो गया टाइप 1 टाइप 3 में, यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द नर्व गोज टू मीडियल रेक्टस, यहाँ पे 70% फाइबर आपकी मीडियल रेक्टस जा रहे थे। इस केस में क्या है, इसमें केस में 50-50 फाइबर, आपका सेक्स नर्व ऑलरेडी है, उसकी जेनेसिस है, लेकिन मीडियल रेक्टस का 50% फाइबर आपकी लैटरल रेक्टस तक चले गए हैं और 50% आपकी मीडियल रेक्टस तक चले गए हैं। वंस अगेन आप देखेंगे क्या होगा। हम लैटरल रेक्टस की बात करें तो एडक्शन एबडक्शन की हम बात करें तो एबडक्शन इसमें तो होगा नहीं, बिकॉज द सेक्स नर्व इज उसकी जेनेसिस हो चुकी है। अब एडक्शन की बात करें, एडक्शन वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 50% फाइबर तो मीडियल रेक्टस को कंट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 50% लैटरल को कर रहे हैं, तो वंस अगेन को कंट्रैक्शन बिल्कुल इक्वल कंट्रैक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो 70% था ना, तो यहाँ पे एक साइड पे वो कंट्रैक्शन वाला कहानी ज्यादा था, इनर्वेशन ज्यादा था, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एडक्शन वाला मिला था। इसमें बिल्कुल ना आपका एडक्शन होगा ना एबडक्शन, बिकॉज कहानी आपके सामने है कि सेक्स नर्व भी नहीं है और मीडियल रेक्टस ने इक्वल इनर्वेट किया है दोनों लैटरल और मीडियल रेक्टस को। तो इसलिए टाइप 3 में आपको क्या मिलेगा, नो एडक्शन नो एबडक्शन। इसके बाद जो हम फोर्थ नंबर की बात करें, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को फोर्थ ड्वेन का पता नहीं है। समटाइम वी आल्सो कॉल देयर इज अ सिनर्जिस्टिक डाइवर्जेंस। ये बहुत एक स्पेशल केस है इसमें। अब इस केस में क्या है, जरा आप ध्यान से यहां से सुने कि इसमें आपकी सेक्स नर्व की भी एजेनेसिस है, वंस अगेन थर्ड नर्व मौजूद है, लेकिन अभी इसका जो इनर्वेशन है बिल्कुल आप ऐसे कंसीडर करें कि ये टाइप 1 के भी इसका बिल्कुल उलट है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। अब इसमें मोस्टली फाइबर जो है आपके लैटरल रेक्टस तक जा रहा है। इट मीन in this case the 70% fiber goes to your lateral rectus and only 3rd% medial rectus के लिए जा रहे हैं। तो वंस अगेन आप यहाँ पे देखिए सिक्स नर्व का ऑलरेडी एजेनेसिस है, उसका है ही नहीं, तो क्या इसमें एबडक्शन होगा, एबडक्शन नहीं है भाई। अब एबडक्शन नहीं तो क्या होगा, क्या इसमें एडक्शन होगा। एडक्शन के लिए मीडियल रेक्टस का सॉरी एडक्शन के लिए थर्ड नर्व का वर्किंग जरूरी है। बिल्कुल एडक्शन के लिए आप टारगेट दे रहे, आपका थर्ड नर्व में सिग्नल आना स्टार्ट हो रहे, लेकिन भाई एडक्शन के टारगेट आप दे रहे हैं, लेकिन 70% फाइबर तो लैटरल रेक्टस के लिए चले जाते हैं, ओनली रीच 30% टू द मीडियल रेक्टस। तो कहानी क्या होगा, आप पेशेंट को एडक्शन के लिए टारगेट दे रहे हैं, लेकिन वो बजाय वो कि आपकी एडक्ट हो जाए, पैराडॉक्सिकल एबडक्शन, अटेम्प्टेड एडक्शन, कि आप एडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो एडक्शन के बजाय उसमें एबडक्शन होगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक डाइवर्जेंस, कि आप पेशेंट के लिए मिडिल रेक्टस लेटा यहाँ पे आप टारगेट दे रहे हैं और पेशेंट भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आई को एडक्टेड पोजीशन में ले जाए, बजाय वो कि एडक्ट हो जाए, आई और भी बाहर चले जाते हैं, और इसको हम लेवल करते हैं इन टाइप 4 वेन सिंड्रोम में या सिनर्जिस्टिक डाइवर्जेंस इन वेन सिंड्रोम। ये टियोलॉजी की सारी चीजें क्लियर हो गई। सो इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन आप कर रहे, ब्राउन कर रहे या हॉबर क्लासिफिकेशन कर रहे, तो उसमें हम लिमिटेशन ऑफ एडक्शन या एबडक्शन की बात करेंगे। तो वहां क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ जस्ट वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 की ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, बी और सी की ये, या टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की। बाकी इटियोलॉजी इसी स्लाइड में सारी चीजें क्लियर होगी कि रीजन क्या है कि एक में एडक्शन हो रहे हैं दूसरे में एडक्शन नहीं हो रहा। तो ये चीज माइंड में रखें। अच्छा,
So let's start the Duane syndrome retraction. Duane retraction syndrome की उसकी क्लासिफिकेशन, तो बेसिकली उसको हमने दो ग्रुप में, दो क्लासिफिकेशन उसके हैं, एक ब्राउन क्लासिफिकेशन है, एक हॉवर क्लासिफिकेशन है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे आजकल जो क्लिनिक में यूज हो रहे हैं या जो मोस्टली क्लिनिशियन है ऑप्थेल्मोलॉजी फील्ड वाले के साथ जो एक्सेप्टेबल है वो ये हॉवर क्लासिफिकेशन है। द रीजन ये कि इसकी कुछ क्लिनिकल एविडेंस है, उसको कोई रिसर्च किया गया है और इलेक्ट्रोमाइग्राफिक बेस पे जो एविडेंस पेश किया गया है, सो हम इसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्लासिफिकेशन को। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन ब्राउन की भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट ब्राउन क्लासिफिकेशन। जब हम ब्राउन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, याद रखें हम ए बी सी इसके साथ लिखते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। और फिर हम हॉवर क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो हॉवर क्लासिफिकेशन में हम 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दिस इज एक वन डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी टाइप 1 की क्या करें, कौन सी की आप ब्राउन क्लासिफिकेशन की हम बात करें, कौन सी को आप टाइप ए कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, मैं अभी इस केस में एटियोलॉजी डिस्कस नहीं करी, एटियोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। इसमें मैं जिसको क्लिनिकली पिक्चर आप लोग के सामने करना चाह रहा हूँ। देयर इज लिमिटेड एब्डक्शन एंड लेस मार्क लिमिटेशन ऑफ एडक्शन। देखिए तो आप ऐसे सिंपल कह सकते हैं कि एब्डक्शन में लिमिटेशन होगा, एडक्शन आप लोग यूजुअली नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। टाइप बी में क्या होगा, देयर विल बी लिमिटेड एब्डक्शन बट नॉर्मल एडक्शन। दिस इज टाइप बी। अगर कोई पेशेंट में, किसी पेशेंट में एब्डक्शन एबनॉर्मल है लेकिन नॉर्मल एडक्शन है तो वो आप टाइप बी में लेबल कर सकते हैं। अगर हम टाइप सी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपका जो है लिमिटेशन ऑफ एडक्शन एक्सीड द लिमिटेशन ऑफ एबडक्शन, कि इसमें आपकी एडक्शन की लिमिटेशन जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एबडक्शन की बात। मैंने कहा कि दोनों में आपको लिमिटेशन ही मिलेगा, लेकिन एडक्शन में मोर लिमिटेशन होगा, एडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, एबडक्शन फिर भी कुछ एक्सटेंट तक हो जाएगा। सो अगर हम इसकी बात करें तो उसमें आई कैसे लगेगा, आप देखेंगे कि एडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा लेकिन एबडक्शन फिर भी कुछ पॉसिबल है। यही वो कंडीशन है जिसमें आई में एक्सोट्रोपिक डिविएशन आपको मिल सकता है और साथ साथ में हेड पोस्चर जो है या हेड टर्न जो है कंपनसेटेड लॉस के लिए, कि इसकी जो एडक्शन लॉस है तो इस एडक्शन के लॉस के साथ वो कोई अपना एचपी भी अडॉप्ट करता है। लेटर हम एचपी की भी बात करेंगे, अगर ईजो है तो वो कैसे एचपी अडॉप्ट करेगा, एक्सो है तो वो कैसे एचपी अडॉप्ट करेगा। इसी स्लाइड में से आपको जस्ट वो चीजें देखना चाहिए कि टाइप 1 में क्या, कौन सा चीज नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है। इस तरह से टाइप सी में अगर हम बात करें तो दोनों एबनॉर्मल है लेकिन एडक्शन ज्यादा, एडक्शन की लिमिटेशन ज्यादा है और एबडक्शन कुछ एक्सटेंट तक काम कर रहा है। अच्छा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो हमारे लिए वो है हमारे हूवर क्लासिफिकेशन या हूवर क्लासिफिकेशन जो है, इसको क्यों हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज देयर इज सम एविडेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमाइग्राफिक फाइंडिंग, उससे उसने काफी सपोर्ट किया हुआ है, उसमें सारी चीजें देखा गया है कि कैसे है। तो इसने वो एटियोलॉजी भी साथ साथ में एक्सप्लेन किया। अब इसके लिए हम 1 लिखते हैं टाइप 1, और क्लिनिक में भी हम कहते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ड्वेन सिंड्रोम। अभी आप टाइप 4 भी लेबल कर सकेंगे। अच्छा, सो टाइप 1 की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, मार्क लिमिटेशन ऑफ एबडक्शन, ये चीज आप, एंड साथ साथ में वाइडनिंग ऑफ इंफिब्रिल फेशियर ड्यू टू लैक ऑफ इनर्वेशन टू द लैटरल रेक्टस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है कि आपको क्या मिलेगा, मार्क लिमिटेशन ऑफ एबडक्शन, एबडक्शन नहीं होगा और साथ साथ में परफेब्रल फेशियर जो है उसकी क्या हो रही है, वाइडनिंग हो रही है। किस कंडीशन में, एबडक्टेड पोजीशन, नॉट इरेक्टेड पोजीशन में। और ये वाइडनिंग जो है परफेब्रल फेशियर जो मोस्ट क्लिनिकल और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इसको हम मैं अभी सेपरेट लेक्चर में, सेपरेट सारी स्लाइड में उसको डिटेल से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन साथ में एबडक्शन भी नहीं होगा और एबडक्शन के साथ साथ आई बाहर भी नहीं जाएगा और साथ साथ में वाइडनिंग ऑफ परफेब्रल फेशियर, उसकी जो नर्विंग है, सॉरी ब्रॉडनिंग है वो भी हो रही है, वाइडनिंग भी हो रही है, लेकिन एडक्शन में उसका रिवर्स होगा, वो मैं थोड़ी सी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे आप देखिए तो एडक्शन जो है, एडक्शन उसमें नॉर्मल होगा, लिमिटेशन ज्यादा नहीं है, और साथ साथ में नर्विंग ऑफ परफेब्रल फेशियर एंड रिट्रैक्शन ऑफ द ग्लोब ड्यू टू मैक्सिमम इनर्वेशन रीचिंग द लैटरल रेक्टस विद आईज इरेक्टेड। क्लिनिक में एक पेशेंट आ गया, आप उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं क्लिनिकली, आपने उसको एबडक्शन के लिए टारगेट दिया, लेट्स सपोज मैं राइट आई, मैं इस साइड पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एबडक्शन लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड के साथ साथ ये जो परफेब्रल फेशियर है अपर और लोअर लिड के दरमियान जो ओपनिंग है, इसमें मजीद वाइडनिंग होगा। ऐसे आप कहेंगे कि आपका इनोवेशन मजीद ज्यादा हो रही है, जो रिट्रैक्टर मसल है आपकी आईलेट का, एक चीज। लेकिन जब आप एडक्शन के लिए टारगेट दे, दूसरी तरफ पे आप टारगेट दे रहे हो, तो ये आई एडक्शन में जा रही है, लेकिन साथ साथ में क्या हो रही है, एडक्शन के साथ साथ नर्विंग ऑफ परफेब्रल फेशियर। अब ये नर्विंग क्या हो रही है, ये दोनों क्यों नीचे आ रहे हैं ऐसे, जो आपको सोडोटोसिस का पिक्चर दे रहे कि परफेब्रल फेशियर उसकी नर्विंग हो रही है एडक्शन के साथ साथ। अभी दिस इज मोस्ट क्लिनिकली पॉइंट, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, बाकी चीजें आप डिफरेंशिएट करेंगे, वो ये है कि एडक्शन पोजीशन में आई तो जा रही है लेकिन परफेब्रल फेशियर की नर्विंग भी हो रही है। अब नर्विंग क्या हो रही है, बिकॉज आपको पता है कि आपकी आईलेट क्यों ऐसे ओपन है,
कि आप यहाँ से आपकी आईबाल है, आईबाल के ऊपर आपकी आईलेट दोनों पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि सपोर्ट दिया हुआ है आईलेट को ओपन रखने आपका ग्लोब ने। लेकिन जब एडक्शन हुई तो एडक्शन के साथ आपकी ग्लोब की रिट्रैक्शन हो रही है। रिट्रैक्शन को ऐसे कंसिडर करें कि ऑर्बिट में कोई बंदा बैठा हुआ है, वो ग्लोब को अपनी तरफ खींच रहा है। सो व्हेन आपकी ग्लोब जो है वो इनवर्ड जा रही है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सपोर्ट ऑफ दिस सुपीरियर इंफीरियर लेड? यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जब आपकी ग्लोब थोड़ा सा बैक जाएगा सो आपकी लेड ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। सो देयर विल बी अ नैरोइंग ऑफ पैल्पेब्रल प्रेशर ड्यू टू रिट्रैक्शन। अब रिट्रैक्शन क्यों हो रहे हैं? तो रिट्रैक्शन आपको क्लियर है, बिकॉज देयर इज को कंट्रैक्शन। मीडियल लेक्टस भी आई को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ में लैटरल लेक्टस भी। तो यहाँ पे आई वाल है, दोनों साइड से आप लोगों ने रस्सी बांधी हुई है, दोनों साइड जो है अपनी तरह खींचने की कोशिश करे, तो ना वो बाहर जाएगा ना वो इनसाइड आएगा, तो क्या करेगा, ग्लोब इनवर्ड जाएगा। लेकिन फिर इनसाइड भी जो उसकी एडक्शन ज्यादा हो रही है, उसका रीजन तो आपको पता चल गया है कि एडक्शन इसलिए नॉर्मल है कि 70% फाइबर यहाँ पे जा रही है, वो एडक्शन करेगा। लेकिन 30% जो लैटरल लेक्टस को सप्लाई करता है टाइप 1 में, वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्ट शो करेगा। ड्यू टू दिस को इनर्वेशन, ड्यू टू दिस को कंट्रैक्शन ऑफ द लैटरल मीडियल लेक्टस, there will be globe retraction, and globe retraction will leading to palpebral pressure narrowing, adduction में आपको मिलेगा। this is the main thing in type 1 आपको मिलेगा। अब टाइप 2 की हम बात करें तो इसमें लिमिटेशन ऑफ एडक्शन, देखिए इसमें आपको लिमिटेशन ऑफ एडक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक्सप्लेन बाय को कंट्रैक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटरमिटेंट एडक्शन एंड नॉर्मल और स्लाइड लिमिटेशन ऑफ एडक्शन। इसको भी हमने उस बेस पे डिवाइड किया था कि इसमें 6 नर्व जो है वो ठीक होंगे, ठीक है। तो 6 नर्व ठीक होने की वजह से इसमें एबडक्शन हो रही है, लेकिन को कंट्रैक्शन की वजह से इसलिए एडक्शन उसमें पॉसिबल नहीं है। अगर हम टाइप 3 की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ बोथ एडक्शन एबडक्शन दोनों होगा। रीजन क्या है? को कंट्रैक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लेक्टाई एज इन टाइप 2, बट इन दिस केस लॉस ऑफ इनर्वेशन टू लैटरल लेक्टस एंड अटेम्प्टेड एबडक्शन, ये सारी चीज उसमें होगी। लेकिन आपको सिर्फ लिखना है कि टाइप 1 में क्या होगा, 2 और 3 में अलग अलग सी चीजें अपने लिए लिख दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके बाद यहाँ तक हम सारे एटियोलॉजी और क्लासिफिकेशन क्या। अब इससे जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर है आज का, वो सारी चीजें क्लिनिकल है कि क्लिनिकल में एक पेशेंट आपके पास आ रहे तो उसका क्या साइन सिम्टम होंगे। सबसे पहले इस स्लाइड में जस्ट आपको कुछ चीजें मेंशन है कि स्क्वेंट आपको मिल सकता है, ईजू भी एक्सू भी मिल सकता है। इसके साथ जो डाउन शूट की हम बात करेंगे, अप शूट डाउन शूट आई, वो आपको मिल सकता है, क्या है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट में है आपके एम्ब्लायोपिया, उस पर हम एक काफी साइन ऑफ इंटरोगेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें एम्ब्लायोपिया आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या रीजन है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एडक्शन पोजीशन में आपका नर्विंग ऑफ पैल्पेब्रल प्रेशर होगा। तो जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, अगर हम एडक्शन में टारगेट दे तो दोनों हमेशा के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मोटिलिटी के साथ साथ जो पैल्पेब्रल प्रेशर जो हाइट है, जो मेजरमेंट वो आपको जरूर देखने को मिलेगा और आप कर भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल उसको न्यूमेरिकली वैल्यू निकालें, जस्ट कंपेयर तो कर सकते हैं। साई में आप कंपैरिजन करें तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे उसकी हाइट क्या है, उसकी पैल्पेब्रल प्रेशर की हाइट क्या है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, बहुत नैरोइंग हो रही है। तो इस बात को हम कहते हैं कि एडक्शन में पैल्पेब्रल प्रेशर की नैरोइंग हो रही है। रीजन क्या है कि ये ग्लोब की यहाँ पे रिट्रैक्शन, आप देखिए ग्लोब की रिट्रैक्शन आप क्लिनिक में देखें तो सामने से आपको सही तरीके से नजर नहीं आएगा, लेकिन जो नर्विंग हो रही है, जो नर्विंग आपको ये बता रहे हैं कि ग्लोब की रिट्रैक्शन हो रही है। लेकिन जब आप उसको लैटरल साइड से थोड़े से साइड से आप देखेंगे तो आपको यस वाकई यू विल नोटिस द ग्लोब रिट्रैक्शन विद सम बैकवर्ड फोर्स, जो उसको बैकवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज मिल गया आपको। इसके साथ लेट्स सपोज अगर हम प्राइमरी पोजीशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको प्राइमरी पोजीशन में कोई स्क्वेंट नहीं मिल सकता। एक्सो भी मिलेगा आपको, टाइप 3 में मिल सकता है, और टाइप 1 में माइल्ड ईजो मिलेगा। लेकिन वो ईजो इतना कम है, मैंने खुद तकरीबन 2 वीक पहले एक पेशेंट को देखा जिसमें सामने से मैं देख रहा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरा माइल्ड, देयर इज माइल्ड ईजो, ठीक है। बाद में आपको सारी चीजें पता, लेकिन इसको बिल्कुल ऐसा कंसिडर ना करके पेशेंट आपके सामने है और आप तक यार आपकी आई की तो ठीक है। अक्सर पेशेंट कंप्लेन करते हैं ना कि मेरे आई में मसला है, ये वो अप शूट डाउन शूट नहीं, उसके लिए कोई अपना वर्ड यूज करेंगे कि मैं इधर साइड पे देख रहे तो आई ऊपर चली जाती है, या उधर उधर की बात कर रहे हैं, या कंप्लेन डिप्लोमेटिक की कंप्लेन कर रहे हैं। सो उसको आप लाइट नहीं लेना कि आप यार आपके तो प्राइमरी आई पोजीशन ठीक है, आपने हर्षबर्ग का देख ले कि ये आई ठीक है, नहीं, आप जरूर एक्स्ट्राकुलर एग्जामिनेशन जो उसकी मोटिलिटी की एग्जामिनेशन है प्रॉपर हर केस में आप जरूर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ना, तो यूजुअली अगर मैं ग्रॉस एग्जामिनेशन की बात करूँ, जनरली हम बात करूँ तो आप देखिए आप प्राइमरी पोजीशन जो आपकी सेंट्रल पोजीशन है, तो इसमें यूजुअली ऐसे कोई सिग्निफिकेंट जो है या कोई क्लिनिकल फाइंडिंग आपको नहीं मिल रहा। लेकिन जस्ट आपने 1 मिनट के लिए क्या कर, देखिए यहाँ पे अपने उस केस में टारगेट दिए पेशेंट का, अगर हम कर सकते तो पेशेंट की राइट साइड है, तो पेशेंट को राइट साइड में आपने टारगेट दिया, तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया
जस्ट माय फल्पेब्रल प्रेशर हाइट दिस आई द पेशेंट राइट आई लेफ्ट आई, तो जाहिर बात है यहाँ पे आपको एक चीज मिल गया, नैरोइंग ऑफ फल्पेब्रल प्रेशर, दिस दैट मीन कि ये अफेक्टेड आई है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे आपने देखा तो यहाँ पे आपने एक नदर चीज नोट किया कि देयर इज लिमिटेशन ऑफ एबडक्शन, आई प्रॉपर बाहर नहीं देखे ना इस आई को, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, इसमें काफी सही तरीके से एबडक्शन हो रही है, अब इसमें एबडक्शन नहीं है। तो आप बताइए कि वो कौन सा कंडीशन था कि जिसमें एबडक्शन जो था वो लिमिटेड था, एडक्शन नॉर्मल, देखिए यहाँ पे एडक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, और एडक्शन में सिर्फ एक चीज हो गया, फल्पेब्रल प्रेशर नैरोइंग हो गया, और साथ साथ में लिमिटेशन ऑफ एबडक्शन। तो अगर आप देखें प्रीवियस क्लासिफिकेशन को तो ये टाइप 1 में बिल्कुल फिट आ रहा है, दिस इज टाइप 1 ड्वेन सिंड्रोम, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, आप हर गेज में देखें, यहाँ पे भी देखेंगे तो स्टिल वही लिमिटेशन ऑफ एबडक्शन हो रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते डाउन गेज में, ठीक है, हर गेज में आप देखें, लेकिन जस्ट देखें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो ज्यादा डिफेक्ट आपको मिलेगा। तो एक ही एक्स्ट्राकुलर मोटिलिटी ने 1 मिनट में आपके लिए डायग्नोसिस कर दिया। और एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एडक्शन में तो यहाँ पे नर्विंग हो रही है, लेकिन आप एबडक्शन में आप देखें ना, तो अब यहाँ पे अगर हम उसको देखें तो देयर इज सम लिटिल बिट वाइडनिंग ऑफ द फल्पेब्रल प्रेशर इन दिस डायरेक्शन। यहाँ भी आप देखें सामने से, इसमें भी आपको देखें तो प्राइमरी पोजीशन में यूजुअली आपको ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगा एज सच, लेकिन वंस अगेन आपने टारगेट दे दिया, जस्ट कंपेयर फल्पेब्रल प्रेशर हाइट, जाहिर बात है यहाँ पे बहुत काफी कम हो चुका है, और लिमिटेशन में कोई नहीं है, एडक्शन भी नॉर्मल है, एबडक्शन भी। वंस अगेन देखें तो क्या यहाँ पे आई एबडक्ट हो रही प्रॉपर्ली, नो, सो देयर इज एबडक्शन, लिमिटेशन, वाइडनिंग ऑफ फल्पेब्रल प्रेशर, एंड वंस अगेन दिस इज टाइप 1। अच्छा, इसमें आपने क्या नोट किया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले प्राइमरी पोजीशन से हम ले लें, प्राइमरी पोजीशन में देखें तो एज अ सच इस आई की अगर हम बात करें या दोनों को, तो मुझे ऐसे पिक्चर में ऐसे सच कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं लग रहा, लेकिन जब ये प्रॉपर एग्जामिनेशन के पेशेंट आपके सामने हो तो आपको पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा के लिए प्राइमरी पोजीशन पे फोकस ना करें। हम अक्सर लोग कहते हैं यार स्टेट देके हर बार कहते बस ठीक है यार कोई मसला नहीं है, जरूर एक्स्ट्राकुलर एग्जामिनेशन जरूर करेंगे। आप यहाँ पे देखें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्या यहाँ पे कोई राइट आई की कोई एबडक्शन हो रही है, नहीं, यहाँ एडक्शन नॉर्मल है। फिर यहाँ आ जाए तो ये सारी चीज देखिए, आप एडक्शन हो रही है, कितना नर्विंग हो रही है, बहुत मजे की चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, नर्विंग ऑफ फल्पेब्रल प्रेशर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं उसको लेटर ऑन डिस्कस करने वाला हूँ, आप यहाँ पे देखें, सो प्राइमरी पोजीशन में तो आपको जस्ट नर्विंग ऑफ फल्पेब्रल प्रेशर मिलेगा और वाइडनिंग ऑफ फल्पेब्रल प्रेशर ऑन द कंट्रोलेटरल गेज मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा उसको अप लेवल पे अप टारगेट दे दे तो क्या हो रहा है, यहाँ इस जो एबडक्टिव जो एबनॉर्मल आई है जिसमें आपका ड्वेन है, यूनिलैटरल ड्वेन है, इसमें ये चीज आपने नोट किया, व्हाट इज दिस, दिस इज अपशूट। अब इसे अपशूट क्या है और ड्रिफ्ट क्या है, एक अपशूट है, अप ड्रिफ्ट है, इसको हम लेट्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ड्रिफ्ट क्या होता है, शूट। लेकिन मैं सिंपल आपको बताऊं, आपने आई एडक्टेड पोजीशन में लिया है, लेट्स सपोज मैं पेशेंट का एग्जांपल, पेशेंट का राइट है, ये राइट है, उस राइट आई को आपने एडक्टेड पोजीशन में ले गया तो आपको नर्विंग ऑफ फल्पेब्रल प्रेशर हाइट सिर्फ मिलेगा, बाकी कोई नहीं, कुछ चीज नहीं। लेकिन अगर आपने ऊपर गेज में स्लाइटली आपने मिड लाइन से ऊपर टारगेट दिया और आई को एडक्टेड कर दिया, तो इसी पोजीशन में जो आई इनसाइड जा रही है, वो इनसाइड जाने के साथ साथ नर्विंग ऑफ फल्पेब्रल के शार्ट से वो ऊपर चली जाएगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक और केसेस भी आप देखिएगा कि सामने से आप उसको टारगेट देके तो आई इनवर्ड आ रही है, बट सम टाइम आप नीचे टारगेट दे डाउनवर्ड तो वो डाउन शूट भी आ सकता है। इसकी कॉजेज अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, डाउन शूट अप शूट क्या हो रहा है, उसकी दो काज है, न्यूरोलॉजिकल भी है, मैकेनिकल भी है, लेकिन उसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँ। अभी जस्ट मैंने यहाँ तक मेरा मकसद बेसिकली ये था कि आप ओनली प्राइमरी पोजीशन पे डिसीजन ना लें, आप जरूर एक्स्ट्राकुलर मोटिलिटी चेक करें, और साथ साथ में फल्पेब्रल प्रेशर की नर्विंग जो है दोनों का, उसमें आपस में कंपैरिजन बहुत जरूरी है, और एक लेवल करना है कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। ये सारी चीजें अगर आप नोट करें तो मैनेजमेंट में आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर सकता है, ठीक है। उसकी कुछ टाइप्स भी हैं, कुछ वेरिएंट्स ऑफ ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम की भी है, जो इससे पहले मैंने एटियोलॉजी वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ जो टाइप 4 लिखा था, वो टाइप 4 एक्चुअली ये चीज है कि कंजेनिटल एडक्शन डिफिशिएंसी विद सिनर्जिस्टिक डाइवर्जेंस, नाम से सारी चीज एक्सप्लेन है कि एडक्शन डिफिशिएंसी होगी, अगर आप एडक्शन के लिए कोई टारगेट भी दे रहे तो वो एडक्शन के बजाय क्या होगा, वो सिनर्जिस्टिक डाइवर्जेंस करेगा, ठीक है। उसे रियल कंडीशन लिखा है, मोटे कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सोट्रोपिया विद मार्क लिमिटेशन ऑफ एडक्शन, एडक्शन नहीं हो रहा, एडक्शन की बजाय वहां पे और भी डाइवर्जेंस हुए, तो इसको हम ये नाम भी दे रहे हैं, और आप टाइप 4 में भी उसको लेवल कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट उसकी वेरिएंट्स जो है ड्वेन रिट्रैक्शन की, वो आपको मिल सकता है।
वो ये है कि को इनर्वेशन ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ थर्ड नर्व। एक तो अभी जो हम काफी डिस्कशन कर रहे थे कि लैटरल लेक्टस और थर्ड नर्व, लैटरल लेक्टस और थर्ड नर्व, लेकिन जरूरी नहीं, सम टाइम जो थर्ड नर्व जो है वो आपकी अदर मसल के साथ भी अपना कनेक्शन बना सकता है। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें कि लैटरल लेक्टस और वर्टिकल एक्टिंग मसल के भी आपस में सप्लाई हो सकता है। आपको पता है कि लैटरल लेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक के अलावा बाकी जितनी भी मसल है उसका सप्लाई आपका थर्ड नर्व से है। तो व्हाई नॉट कि आपकी वर्टिकल कोई मसल जो है लाइक सुपीरियर रेक्टस और लैटरल लेक्टस आपस में कनेक्शन बनाए, तो ये भी बन सकता है। फिर इसमें क्या होगा, इस केस में आपको क्या मिलेगा, इसको आपको अप ड्रिफ्ट ऑन हॉरिजॉन्टल गेज। कैसे अप ड्रिफ्ट? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि थर्ड नर्व जो है उसके साथ साथ जो आपका सुपीरियर रेक्टस है और लैटरल लेक्टस दोनों तीनों का इनर्वेशन है, और आप उसको एक टारगेट दे रहे हो, तो आई इनवर्ड भी आ रही है, लेकिन इनवर्ड के साथ साथ वो ऊपर भी चली जाती है। व्हाई? थर्ड नर्व इज फायर, थर्ड नर्व इज फायरिंग, so इनर्वेशन आल्सो गो थर्ड नर्व along with some other branches जो है उसका जो सुपीरियर रेक्टस है उसके लिए भी जा रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर टारगेट दे रहे तो वो इनवर्ड तो आ रही है, लेकिन जो साथ साथ में सुपीरियर रेक्टस के लिए भी इनर्वेशन जा रहे हैं, सुपीरियर रेक्टस आई को एलिवेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ तक भी आप लोगों ने नोट किया कि ये जो आप ड्रिप मीन स्लो, आहिस्ता आहिस्ता आई ऊपर जा रही है, आपने टारगेट देना है इनवर्ड, तो थर्ड नर्व के जो फाइबर हैं वो साथ साथ में जो वर्टिकल एक्टिंग मसल है उसको भी सप्लाई कर देता है। ठीक है, और आपको ये भी मिल सकता है कि सम लैटरल लेक्टस भी सप्लाई कर सकते हो। जब आई को बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में टारगेट दे रहे हैं तो वो आउटवर्ड भी जा रहे, ऊपर भी जा रही है। अब ऊपर भी क्यों जा रही भाई? ऊपर इसलिए जा रही कि थर्ड नर्व का इनर्वेशन भी है, लेकिन साथ साथ में कुछ फाइबर जो है आपके सुपीरियर रेक्टस का वो और लैटरल रेक्टस का भी आपस में कोई कनेक्शन बना हुआ है। सो ये भी आपको मिल सकता है, अप ड्रिफ्ट मिल सकता है। ये यूजुअली हम क्लिनिक में देखें तो वो हॉरिजॉन्टल रिट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल रिट्रैक्शन में क्या आपके लैटरल और मीडियल लेक्टस उसको इनवर्ट ले जाने की कोशिश कर रही है, बट वर्टिकल रिट्रैक्शन सिंड्रोम इज आल्सो प्रेजेंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी रियल काइंड ऑफ स्ट्रैबिस्मस, इसमें क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ द ग्लोब विद नर्विंग ऑफ पैल्पेब्रल फिशर, कंट्रैक्शन भी होगा ग्लोब का, नर्विंग ऑफ पैल्पेब्रल फिशर भी होगा, अनअटेम्प्टेड एलिवेशन डिप्रेशन। आप पेशेंट को ऊपर टारगेट दे रहे, नीचे देख रहे हो, लेट्स सपोज आपने ऊपर टारगेट दिया तो ऊपर की आई जो वो एलिवेट कर रही है, तो साथ साथ में पैल्पेब्रल फिशर की भी नर्विंग हो रही है और रिट्रैक्शन भी हो रही है। तो नर्विंग का मैकेनिज्म आपको क्लियर है कि जी कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को बैकवर्ड कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब अपवर्ड जा रहे हैं सो आपकी आई बाल जो है वो बैकवर्ड जा रही है, उसकी में रिट्रैक्शन हो रही है, तो साथ साथ में पैल्पेब्रल फिशर नर्विंग भी हो रही है। और ये चीज देखा गया है कि ये जो है बेसिकली वर्टिकल रिट्रैक्शन सिंड्रोम, ये ड्यू टू एनॉमलस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर rather than aberrant innervation believed to be the most common cause। ये कह सकते हैं कि वर्टिकल रिट्रैक्शन यूजुअली आपकी ऑर्बिट की पैथोलॉजी की वजह से आ सकता है, जिसके ऑर्बिट की पैथोलॉजी की वजह से आपकी स्ट्राकुलर मसल जो है वो प्रॉपर जो अपने प्लेन पे जो उसका एक्शन है वो अपनी तरफ पे प्रॉपर एक्शन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसमें रिट्रैक्शन आ सकता है, बट दिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन। अच्छा, यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन सारी चीजों को डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमने मेन क्लिनिकल फीचर की तरफ आना है कि आप एक ड्वेन में हमें क्या क्या चीजें मिलेगी। सबसे पहले यूजुअली जो मोस्ट कॉमन चीज है, आपको हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट में लिमिटेशन मिलेगा, द फर्स्ट थिंग। अगर हम टाइप 1 में बात करें जो मोस्ट कॉमन टाइप है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 78%, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 4%, अगर स्ट्रैबिस्मस की केसेस देखें तो 4% स्ट्रैबिस्मस आपकी ड्वेन रिट्रैक्शन जो है वो तकरीबन उसने 4% दिया हुआ है पूरे स्क्वेंट में। 4% आपके ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम के केसेस है। फिर ड्वेन के इनसाइड अगर हम की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप 1 है, जो ऑलमोस्ट तकरीबन 78% जो है वो आपकी टाइप 1 है। इसी तरह से आपके 15% जो है वो टाइप 3 है, और जो बहुत रियर है आपका वो है टाइप 2 जो ओनली 7% है। ठीक है, सो यूजुअली मोस्ट कॉमन टाइप 1 आपको मिलेगा। देयर इज लिटिल और लिमिटेशन ऑफ एडक्शन, बिल्कुल इसमें होगा लिटिल या नो लिमिटेशन एडक्शन। और इसकी अगर हम बात करें दूसरी टाइप 2 की अगर हम बात करें तो एडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बट लेसर एक्सटेंट, एबडक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और लेस कॉमनली limitation of adduction exceed the limitation of abduction as in type 2। ये लिमिटेशन सारे पता चल गया कि एडक्शन लिमिटेशन एबडक्शन है, तो उसमें आपसे निकाल कर एक ग्रुप में डालना है। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एब्नॉर्मल हेड पोस्चर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इस पे आप लोग जरूर ध्यान दें। बाकी स्क्वेंड अगर हम डिस्कस करें तो उसमें एचपी में हम काफी चीजें डिस्कस करें, एचपी क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले एचपी अडॉप्ट करने का एक मकसद है कि व्हाई पेशेंट अडॉप्ट द एचपी, वो ये है कि उसकी ऑलरेडी स्ट्राकुलर मूवमेंट की लिमिटेशन है,
तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए और बाइनोकुलर सिंगल विजन को गेन करने के लिए वो अपनी हेड को ऐसे पोजीशन में अडॉप्ट करता है कि उसको डिप्लोपिया भी अवॉइड हो जाए। लेटर हम बात करेंगे ड्वेन सिंड्रोम में बहुत रेयर पेशेंट आपको डिप्लोपिया के कंप्लेन करेगा। मोस्टली पेशेंट ऑफ ड्वेन सिंड्रोम जो है वो प्री ऑफ डिप्लोपिया सिम्टम जो है वो करेगा। उसका रीजन ये है कि उसने ऑलरेडी एचपी अडॉप्ट किया हुआ है, और एचपी किससे अडॉप्ट किया हुआ है कि वो बाइनोकुलरिटी गेन करे, वो डिप्लोपिया को अवॉइड करे। तो एक इसमें एचपी होगा। अब एचपी क्या है, एक केस में आपको इजो मिलेगा ड्वेन विद इजो, दूसरे में आपको मिलेगा ड्वेन विद एक्सो, और या ड्वेन विद पैटर्न ए या वी या वाई पैटर्न मिल सकता है। तो सिर्फ एचपी याद रखिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा अगर इजो है तो उसमें पेशेंट का क्या एचपी होगा, अगर एक्सो विद ड्वेन है तो उसके साथ क्या एचपी होगा, अगर कोई पैटर्न है और उस पैटर्न के साथ ड्वेन भी है तो उस केस में एचपी क्या होगा, जो आपको एक क्लिनिकल डायग्नोसिस में काफी हेल्प दे सकता है। एक तो आपने मोटिलिटी से पता लगा लिया सारी चीजें, रिट्रैक्शन, नैरोइंग, लिमिटेशन, इंडक्शन, एब्डक्शन, उसमें साथ साथ जो सपोर्टिंग फाइंडिंग है उसमें से आपका एचपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचपी इसका होगा, उसका सिर्फ रीजन आपको पता होना चाहिए कि वो जस्ट टू सेंट्रलाइज द बाइनोकुलर सिंगल विजन, ठीक है, और जस्ट टू अवॉइड डिप्लोपिया। अच्छा, ये यही चीजें लिखे है कि एचपी जो है वो आपके डिपेंड कर देता है कि कौन सी प्राइमरी पोजीशन में आपका कौन सा डिविएशन है। अगर प्राइमरी पोजीशन में आपका कोई डिविएशन नहीं तो यूजुअली आपको एचपी अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इजो एक्सो है तो पेशेंट विल बी अडॉप्ट एचपी। लेटर हम देखते हैं क्या है। अब देखिए इजो में है, अगर पेशेंट इजोट्रोपिक में है उसका डिविएशन देखिए, एक चीज जरूर याद रखिए, आपको पता है कि आपकी नियर में आई कन्वर्ज हो रही है। जब नियर में कन्वर्ज हो रही है डिस्टिंक्ट के लिए हम एक्चुअली वो डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन नियर में आपकी आई इनवर्ड आई थी, उसने कन्वर्जेंस किया था। अब यही कन्वर्जेंस जो है उसका दोबारा अपनी प्राइमरी पोजीशन तक जाने के लिए जो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। सो नियर में ऑलरेडी आपकी आई कन्वर्ज हो रही है। सो अगर कोई पेशेंट है उसको ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम भी है उसके साथ, तो उसका प्राइमरी पोजीशन में इजोट्रोपिया है, तो इन पेशेंट को नियर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज नियर में वैसे भी आई इनसाइड आ रही है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नियर में नहीं होगा, लेकिन डिस्टल में आपको आई स्ट्रेट होना चाहिए। सो ड्वेन पेशेंट विद इजोट्रोपिया उसका सबसे ज्यादा कंप्लेंट डिस्टल ही में होगा, एक कीप वन थिंग इन माइंड। और इसका बिल्कुल रिवर्स आप एक्सो के लिए ले लें, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, लेकिन अभी इसके साथ कंबाइन करें। एक्सो के लिए क्या है, आपकी आई जो है वो डिस्टिंक्ट के लिए थोड़ी सी स्ट्रेट होना चाहिए, और इनसाइड आने के लिए नियर वर्क के लिए आपका आई कन्वर्ज होना चाहिए। लेकिन अगर एक आई में ऑलरेडी एक्सो है तो वो तो नियर में इनसाइड नहीं आएगा, वो नियर में प्रॉपर कन्वर्ज नहीं होगी। तो उसमें क्या मसला होगा कि अगर डीआरएस है, अगर ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम है, उसके साथ एक्सोट्रोपिया है, तो उसको नियर में प्रॉब्लम ज्यादा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट आपको यही बता सकता है कि मुझे दूर की ज्यादा प्रॉब्लम है या नियर की ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगा। द सेकंड, इजो में सिंपल एक फार्मूला याद रखें, इजो में आपका हिट टर्न जो है अफेक्टेड साइड पे होगा। राइट आई में ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम है, इसमें इजो है, द हिट टर्न विल बी टुवर्ड द राइट। अब ये आई है ना, ये ऑलरेडी इनवर्ड है, ये तो आउटवर्ड नहीं जा रही, लेकिन आपने हेड को राइट साइड पे टर्न कर लेना है, तो ये ऑलरेडी एडक्टिव पोजीशन आपको ऐसा देखना पड़ेगा इस साइड पे, तो आपको आई की रोटेशन की जरूरत फिर नहीं करना पड़ेगा। सो एचपी जो है वो जरूर याद रखें कि इजो में हिट टर्न जो है वो टुवर्ड द इफेक्टेड साइड होगा, और प्रॉब्लम उसको डिस्टल में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नियर फिक्सेशन। और बिल्कुल अपोजिट जो है वो एक्सोट्रोपिया के लिए है, इसमें एडक्शन की लिमिटेशन है, तो पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नियर में होगा, और इसमें हिट टर्न जो है वो अनइफेक्टेड साइड। अगर यहाँ पे एक्सो है, यहाँ पे एक्सो है, तो आपको इस साइड पे नहीं दूसरी साइड पे जो है पेस टर्न करना होगा, बिकॉज आपके आई आप इस साइड पे हैं, ऑलरेडी एक्सोट्रोपिक पोजीशन में है। दूसरे आई जो है वो अगर इनवर्ड आ जाएगी तो आपको ऐसा देखना ही होगा। तो ये दो चीजें भी आपने सिंप्लीफाई करके देख लीजिए कि व्हेन विद इजो द फेस टर्न विल टुवर्ड द सेम साइड, व्हेन विद एक्सो द फेस टर्न विल टुवर्ड द अनइफेक्टेड साइड, और व्हेन विद एक्सो प्रॉब्लम इन द नियर, व्हेन विद इजो प्रॉब्लम इन द डिस्टेंट। ये मेन चीज है कि आप लोग के माइंड में आ जाए। अगर साथ साथ में एचपी है, वी पैटर्न जो है उसमें मोस्ट कॉमन आपको वी पैटर्न मिल सकता है, और भी पैटर्न है, ए पैटर्न भी मिल सकता है, वी भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आपको वी पैटर्न मिलेगा। अब आपको वी क्या है, सबसे पहले वी है और साथ में इजो है। एक आप मैं एक्सप्लेन कर दूं, बाकी आप इसकी बिल्कुल रिवर्स आप ले लें। पेशेंट है जिसको व्हेन बी है, बाकी चीजें रिट्रैक्शन और ग्लोब की सारी चीजें भी हो रही है, लेकिन प्राइमरी पोजीशन में उसको इजोट्रोपिया है, और इजोट्रोपिया के साथ साथ उसका वी पैटर्न है, वी पैटर्न। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें ना, आप यहाँ पे अपने साथ जो है कोई नोटबुक किसी भी जगह पे अपने पास यहाँ पे वी लिख के
अब वी का क्या मतलब, आपको तो पता है कि यहाँ से मीन कि आई जो है डाउनवर्ड गेज में कन्वर्ज हो रही है, आउट गेज में उसमें डाइवर्जेंस आ रही है, एंड दिस इज योर प्राइमरी पोजीशन। इसका मतलब है कि जब आप अप गेज में टारगेट दे रहे हैं तो आई जो है वो एक दूसरे से अवे जा रही है। इसका मतलब है कि इज़ोट्रोपिया में कमी आ रही है, बी पैटर्न में अप गेज में इज़ोट्रोपिया में कमी आ रही है, और डाउन गेज में आई वैसे भी इनसर्ट आ रही है। तो इसका मतलब है कि इज़ोट्रोपिया इज मजीद इंक्रीजिंग। ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो अब मुझे खुद बताइए कि पेशेंट कौन सा गेज यूज करेगा खुश होने के लिए। जाहिर बात है उसका अप गेज में इजू कम है, सो अगर वो अपना हेड नीचे करे, ऐसे करे, तो अप गेज वो यूज कर सकता है। सो याद रखिए अगर वी पैटर्न इजो है तो उसमें आपको हेड नीचे करना होगा। वाई नीचे? आप हेड नीचे करेंगे तो आप यू आर यूजिंग योर सुपीरियर फील्ड। बिल्कुल उसको रिवर्स करें उसके लिए, एक्सो के लिए। अब लेट्स सपोज वी एक्सो की मैं बात करूं, वी है, वी पैटर्न है और साथ में एक्सो है। तो सुपीरियर गेज में देखें, सुपीरियर फील्ड में सुपीरियर और भी आई इनवर्ट जा रही है, आउटवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब है एक्सो मजीद इंक्रीज हो रही है। और डाउन गेज में क्या हो रहा है, डाउन गेज में आपका एक्सो जो है वो मजीद कम हो रही है, आई इनवर्ट आ रही है। तो पेशेंट को जो है आप इंफीरियर फील्ड यूज करना होगा। इंफीरियर फील्ड कैसे यूज करेंगे, आप हेड को ऐसे ऊपर करेंगे, व्हेन यू एलिवेट योर हेड, आप ये नीचे सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। तो ये एचपी के साथ जरूर चीज आपको मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑलरेडी डिटेल से एक वीडियो बनाया है, वो उस पे पैटर्न्स के बेस में एवी पैटर्न में, तो उसमें आपको मिलेगा कि ज्यादा चीजें जो है वहां पे हमने एक्सप्लेन की। उसमें हमने सुपीरियर और ओब्लिक जो है इंफीरियर ओब्लिक उसका डायरेक्शन ओरेक्शन के बेस पे किया हुआ है। बट कीप वन थिंग इन माइंड, राइट, ये चीज अपने पास रखिए कि वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम में आपको जो पैटर्न मिल रहा है, पैटर्न दिस इज नॉट ड्यू टू द सुपीरियर ओब्लिक या इंफीरियर ओब्लिक ओरेक्शन डायरेक्शन से नहीं मिल रहा, बट दिस इज ड्यू टू अनइक्वल इनर्वेशन की वजह से आपको मिलेगा। ये चीज अपने पास याद रखिए। अच्छा, सही। 20 की हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एक और जो क्लिनिकल चीज है, देखिए आपने एचपी भी नोट किया, एचपी के साथ साथ आपने पास लिख लिया, सारी चीजें भी नोट किया क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, फिर फेब्रुअरी पेशेंट आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि यार ड्वेन सिंड्रोम की तरफ मैं आ रहा हूँ, अपना डायग्नोज करते जा रहा हूँ। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो ये है, हेड ट्रैकिंग रेदर देन आई मूवमेंट। उसकी ऑलरेडी आई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो कैसे वो अपनी आई की जो है उस मोमेंट में देख करेगा, नहीं है। तो उसकी आई ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, तो देखिए वो हर जगह पे अपनी हेड ट्रैकिंग करेंगे, हेड जो है वो हर डायरेक्शन में देखेगा। अगर यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल की हम बात करें, यहाँ पे कोई आपको आवाज दे राइट साइड, तो आप जस्ट आई की तरफ ऐसे देख रहे हैं, तो हर एक चीज के लिए अपने हेड को रोटेट करेंगे, बिकॉज देयर इज आई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। और लिखा है दिस इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक, ये भी इंपॉर्टेंट साइन है। आप क्लिनिक में देख लें बच्चे को, वो हर जगह पे हेड ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में उसके एचपी भी है, सारी चीजें तो ऑलमोस्ट यार डायग्नोज हो गया है, ठीक है। अब इधर देखें ना, अब ये क्या कर रहे हैं, इसका ये बिल्कुल आपने बंद किया हुआ है, जैसे आई से इधर उधर देखे गए, लेकिन वेन जो है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, उसमें आपने ऐसा कर दिया है कि वो हेड जो है वो हेड ट्रैकिंग जो है सारी चीजें करेंगे। अच्छा, रिट्रैक्शन ऑफ द ग्लोब का डिस्कशन पे हो गया है, बस मजीद डिस्कस नहीं करता, यहाँ ऑलरेडी हो गया है ग्लोब रिट्रैक्शन, और इसका रीजन भी आपको पता है, को कंट्रैक्शन ऑफ द मीडियल लैटरल रेक्टस। अब ये अप शूट डाउन शूट, दो लास्ट 2-3 चीजें उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अप शूट क्या होगा, डाउन शूट क्या होगा, कि आपकी आई जो है वो आप एडक्शन पोजीशन में ले कैरियर करने की कोशिश कर देखें। एंड अप शूट और अटेम्प्टेड एडक्शन इज मोर कॉमनली, आप एडक्शन कर रहे हैं ना, तो उसमें आपकी आई ऊपर जा सकती है, शूट कर सकती है। मोर एपरेंट व्हेन द आई इज एडक्टेड अबव द मिड लाइन। तो कब ज्यादा होगा कि आप स्लाइटली मिड लाइन से ऊपर उनको टारगेट देंगे, एक वीडियो में इसके लिए भी दिखाऊंगा आपके लिए। और डाउन शूट कब होगा, जब आप उस सेम आई को एडक्शन के लिए करें, लेकिन आपने थोड़ा सा डाउनवर्ड पोजीशन दे दिया। स्ट्रेट आप कर रहे तो आपको अप शूट डाउन शूट नहीं हो रहा, आपने मिड लाइन से थोड़ा ऊपर टारगेट दिया तो आई ऊपर जा रही है, आपने मिड लाइन से थोड़ा सा नीचे दिया तो आई नीचे आ रही है। तो माइंड में एक चीज होना चाहिए कि ये कौन सा चीज है, कौन सा फैक्टर इसकी बिहाइंड है कि जी प्राइमरी पोजीशन में वो स्ट्रेट है, लेकिन आपने थोड़ा सा ऊपर टारगेट दिया तो वो इनवर्ट के साथ ऊपर चली जाती है और यहाँ पे डाउन आ रही है। तो उसके दो कॉजेज है, द कॉज आर मैकेनिकल या इनर्वेशनल। या तो वो मैकेनिकल चीज है जिसकी वजह से आपकी आई ऊपर जा रही है, शूट कर रही है, या डाउन में शूट कर रही है, या उसकी कोई इनर्वेशनल है। तो मैकेनिकल में क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, मैकेनिकल काज में ये दिया गया है कि आपकी लैटरल रेक्टस जो है वो टाइट है, उसमें फाइब्रोसिस हो चुका है, टाइट लैटरल रेक्टस आपका बन चुका है। तो अब देखिए, अब आई को इनवर्ट लाने की कोशिश करें, लेकिन बिल्कुल मिड लाइन पे, तो मीडियल रेक्टस जो अपना खुद कंट्रैक्शन कर रहे हो स्ट्रेट आ रही है,
लेकिन आपने थोड़ा सा ऊपर टारगेट दे दिया। आप जरा एक इमेजिनरी चीज माइंड में ले आए कि एक साइड से आपको मीडियल लेक्टस को एलिवेट करने की कोशिश कर, दूसरी साइड से आपका लैटरल लेक्टस टाइट है, तो द टाइट लैटरल लेक्टस में स्लिप अराउंड द ग्लोब। तो क्या होगा, आपने ऊपर वो करना है, डायरेक्शन देना है ऊपर साइड पे, थोड़ा सा ऊपर, तो लैटरल लेक्टस इस केस से राउंड डाउन साइड से वो अपना कंट्रैक्शन मजीद तेज करेगा, आपसे ऊपर जा सकता है आई बॉल। आपने डाउनवर्ड गेज पे देखना है तो लैटरल लेक्टस जो है उसने वंस अगेन देखें, आपने डाउन गेज पे पेशेंट को टारगेट देना है। सो डाउन गेज देखें, लैटरल लेक्टस ऊपर जा रहे नीचे जा रहे। सो उसके साथ साथ सिंपलीफाई ये करें कि मैकेनिकल काज में लैटरल रेक्टस की जो वो है स्लिपेज है अराउंड द ग्लोब वो हो सकता है, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और ये देखा गया है कि यस, अप शूट डाउन शूट जो है वो बेसिकली लैटरल रेक्टस मसल की टाइट कंट्रैक्शन से हो रही है। और एक दूसरा वर्ड है अप ड्रिप एंड डाउन ड्रिप। अप ड्रिप क्या है, शूट में क्या हो गया, आई इनर वर्ड आ रही है जैसे उसने मिड लाइन क्रॉस के ऊपर डायरेक्टली चली जाएगी। अब ड्रिप क्या है, आई आ रही है ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, जितना आई आप इनसाइड एडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से आई ऊपर चली जाती है। सो ये नोटिस किया गया है कि अगर आपको ड्रिप मिल रहा है, अप ड्रिप मिल रहा है, डाउन ड्रिप मिल रहा है, तो वो आपको इनर्वेशनल काज से मिलेगा। जैसे आप आई को एडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो मीडियल लेक्टस के साथ साथ आपको सुपीरियर लेक्टस को इनर्वेशन भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो मीडियल लेक्टस भी काम कर रहे हैं, सुपीरियर भी, तो आई को ऊपर आराम से ऊपर चले जाती है, और इस तरह से डाउनवर्ड भी आ रही है। सो दिस इज मैकेनिकल की उसमें आपके कोई इनर्वेशन वर्टिकल लैटरल लेक्टस है। अच्छा, आपको शूट मिल रहा है या ड्रिप मिल रहा है, आप माइंड में कंफ्यूज है, यार आई एम सो कंफ्यूज, दिस इज हो सकता है मे बी दिस इज ड्यू टू मैकेनिकल, ड्यू टू लैटरल लेक्टस स्लिपेज और ड्यू टू इनर्वेशनल। तो आपको छोटा सा टेस्ट करना पड़ेगा जिसको कहते हैं लेडोकेन इंजेक्शन। अब लेडोकेन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक है, आपको पता है मसल को हमने लगाया, इसका मतलब है कि हमने उस मसल को वीक कर दिया, पैरालाइज कर दिया। सो अब सिंपल क्या करें कि ये लेडोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन है, आप उसको जस्ट लैटरल लेक्टस में लगाएं। तो क्या करेंगे, रिड्यूस एलिमिनेट एंड आप शुड स्टेट विद को-कंट्रैक्शन इनिशिएट मैकेनिकल फ्रॉम। आपने लैटरल लेक्टस में लेडोकेन इंजेक्शन लगाना है। अगर इस इंजेक्शन लगाने के बाद आपका अप शूट या डाउन शूट जो था वो खत्म हो गया, तो इसका क्या मतलब है, यस द प्रॉब्लम इन द लैटरल रेक्टस, इसलिए इस इंजेक्शन ने उसका फंक्शन वीक कर दिया, वो जो टाइट था वो अब लूज हो चुका है, उसका फंक्शन लॉस हो चुका है। सो अप शूट डाउन शूट खत्म हो गया, यस दिस इज ड्यू टू लैटरल रेक्टस। बट आफ्टर द इंजेक्शन स्टिल अगर आपके पास ये अप शूट डाउन शूट आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज समथिंग इनर्वेशनल। उसके वर्टिकल मसल में सारी चीजें में क्या है, इनर्वेशन मूवमेंट है। ये अप ड्रिप और उसकी बात करें। अच्छा, अप ड्रिप और डाउन, एक अनदर कंडीशन में आपको ये चीज मिल सकता है, इसमें जरा से समझने की कोशिश आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अप ड्रिप और डाउन ड्रिप इज सीन इन एब्डक्टिंग आई व्हेन देयर इज इंफीरियर और सुपीरियर ओब्लिक ओवरेक्शन ऑफ द कंट्रालेटरल आई एंड द आई मेंटेन फिक्सेशन। इस स्लाइड में हमने जिक्र किया कि एडक्शन पोजीशन में अगर आई ऊपर जा रही या नीचे आ रही, ठीक हो गया। अब इसी आई एबनॉर्मल आई है, उसमें आप आउटवर्ड टारगेट दे रहे हैं, एब्डक्टिंग पोजीशन में आप आई को एब्डक्शन कर रहे हैं। एब्डक्शन में भी आपकी आई ऊपर जा सकती है और नीचे आ सकती है। क्यों, रीजन क्या है कि आपकी दूसरी फेलो आई में हो सकता है, दूसरी फेलो आई में आपका सुपीरियर ओब्लिक या इंफीरियर ओब्लिक की कोई ओवरएक्शन हो। अब देखिए यार, यहाँ पे ओवरएक्शन है, तो यहाँ पे ओवरएक्शन के साथ साथ इसमें कोई इफेक्ट आ सकता है, कोर्स आ सकता है। अगर आपको मसल सीक्वेंस याद है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। लेट्स बी अब जल्दी से कुछ राइट आई की बात करें, लेफ्ट आई की थोड़ी सी मसल सीक्वेंस की बात करें, ठीक है। दिस इज माय राइट आई, दिस इज माय लेफ्ट आई, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे दिस इज योर नोज, दिस इज योर नेजल साइड। मैं मीडियल लैटरल रेक्टस को इस वक्त इंक्लूड नहीं कर रहा, जल्दी से मैं कर रहा हूँ। एंड दिस इज योर सुपीरियर रेक्टस, आपका सुपीरियर रेक्टस यहाँ पे है, एंड यू नो इंफीरियर रेक्टस इज डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये फंक्शनल डायग्राम, इसलिए मैं इंफीरियर ओब्लिक ऊपर लिखता हूँ। आपको पता है कि इंफीरियर और सुपीरियर ओब्लिक जो है वो एडक्टेड पोजीशन में अपना एलिवेशन डिप्रेशन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सिंपल से यहाँ पे मैं उसको लिख लूंगा, ठीक है। And there is your superior rectus and here is inferior rectus. अब मैंने मसल सीक्वेंस भी थोड़ा सा वीडियो बनाए। आपको पता है कोई क्विक मेथड जो मैं आपसे कहूंगा कि यार विद इन 8 सेकंड या लेस देन 8 सेकंड मुझे मसल सीक्वेंस आप लिख ले, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है लिख कर देंगे। मैं सिंपलीफाई आपको करूँ, मसल सीक्वेंस आप कैसे निकालेंगे, जस्ट वेरी सिंपल।
एक आई में आप रेक्टाई पे काम करेंगे तो दूसरी में आप ओब्लीक मसल को छेड़ेंगे। और सिंपल देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि दूसरी आई में अगर आपको ओब्लीक में मसल है, फॉर एग्जांपल मैं एक मसल लेता हूँ यहाँ पे इंफीरियर ओब्लीक की, मैं कहता हूँ यार इसका अंडरएक्शन हो गया है, इंफीरियर ओब्लीक का क्या हो गया, अंडरएक्शन। तो अब इस अंडरएक्शन को जल्दी से मेरे लिए करना है और लिखना है कि कौन कौन सी अदर मसल जो मसल सीक्वेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक आई में ओब्लीक, दूसरे में रेक्टाई पे करना है और एक बैलेंस बनाना है बस। अरे भाई इसमें दोनों में अगर इसकी ऑलरेडी अंडरएक्शन है तो जाहिर बात है उसका जो डायरेक्ट एंटागोनिस्ट है उसमें क्या होगा, ओवर एक्शन। बात खत्म। अब इस आई में आप रेक्टाई में काम करेंगे, बिकॉज यॉक मसल आपको पता है कि इस डायरेक्शन में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये सुपीरियर रेक्टस और दूसरे में इंफीरियर ओब्लीक काम करे, जिससे मैंने एक आई में ओब्लीक का काम किया, उस पे अंडरएक्शन ओवरएक्शन, दूसरे में रेक्टाई के काम करूँ। अब यहाँ पे बैलेंस डेवलप करने भाई, इसका अगर अंडरएक्शन है तो उधर वो आप ओवरएक्शन लिखेंगे। मैं मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहा कि कैसे ओवरएक्शन, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर ओवरएक्शन है तो जल्दी से आप यहाँ पे अंडर एक्शन लिखेंगे। ये बात भी क्लियर हो गया? अच्छा, ये जल्दी से आपने मसल सीक्वेंस पूरे 4 लिख लिया आपने। अब यहाँ पे देखें ना, ये आपका नोज है और लेट्स सपोज आपका ड्वेन भी राइट आई में आपका ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम है, और मैंने कहा जब आई और जब आउटवर्ड जा रही है और आपका मसल प्लेन और विजुअल एक्सिस आपस में पैरेलल हो रहे हैं, जिसको हमने ऑलरेडी मसल के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस कंडीशन में योर मसल प्लेन, मैन जो वर्टिकल एक्टिंग मसल है वो आपका सुपीरियर रेक्टस हो गया और इंफीरियर रेक्टस हो गया। ठीक है भाई, मसला क्या है, दूसरे आई में कोई मसला था, यहाँ पे कोई अंडरएक्शन ओवरएक्शन था, लेकिन आपके इस आई में भी वो मसल सीक्वेंस डेवलप होने करने के बाद जो है यहाँ पे भी आपका अंडरएक्शन ओवरएक्शन हो रही है। इज इट क्लियर? तो अब हम एसी आई बढ़ के आ रही है। अब यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए यूजुअल कंडीशन में कि आपका सुपीरियर रेक्टस आई को एलिवेट करना है, इंफीरियर रेक्टस को आई को डाउनवर्ड कैरी करना है, लेकिन दोनों का फंक्शन अगर सेम है, इक्वल है, तो आई स्ट्रेट होगी। अब इस कंडीशन में जरा गौर करें, दोनों को देखें तो इसमें इसकी ओवरएक्शन है, उसकी क्या है, अंडरएक्शन है। तो इसने लिखा है कि इस मसल में अगर कोई ओब्लीक मसल की मसला है, इसका कोई अंडरएक्शन ओवरएक्शन है, तो दूसरी आई में जिसमें हम एब्डक्शन करने की कोशिश करें तो उसमें ये आई ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इस कंडीशन में आप देखें आई ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, जाहिर बात है आई वे जो है जब एब्डक्टिव पोजीशन में, बिकॉज़ इसी आई में सुपीरियर रेक्टस का ओवरएक्शन है। अगर क्लियर एवरीवन? अगर क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको मसल सीक्वेंस जो है वो सीखना पड़ेगा, इसके बाद बैलेंस करना होगा, इसके बाद ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगी। अगर हम ड्वेन में बीएसवी की बात करें, यस बाइनोकुलर सिंगल विजन देखेंगे, इस पे जो रिसर्च की बात है मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ कि उसने 76 लोगों को जो है ड्वेन मैली ने उसको एग्जामिन किया था, टेटमस टेस्ट उसने यूज किया स्टेरियोटिपिटी के लिए, और उसके जो रिजल्ट है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि ओनली 14% लोग थे जिसका जो था उसका स्टेरियोटिपिटी जो एब्सेंट था, 60% रिड्यूस स्टेरियोटिपिटी और 26 जो है उसको हाई ग्रेड स्टेरियोटिपिटी जो लेस देन 50 है। अब अगर इस रिजल्ट को अगर हम एम्प्लीफाई करें जनरली, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम उसकी बीएसवी होगी लेकिन रिड्यूस बीएसवी होगी। और ये भी आप जो क्लिनिक कर रहे हैं उसको ज्यादा पता होगा, जो जितनी भी पेशेंट आ रही है बीएसवी में, बिकॉज उसने ऑलरेडी एचपी सारी चीजें अडॉप्ट की हुई, तो उसकी मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है उसकी यहाँ पे रिजल्ट भी उसने मैच किया 60%। और क्लिनिक में भी आप देखेंगे तो मोस्टली पेशेंट आपको बीएसवी के साथ मिलेगा, बट यूजुअली देयर इज अ रिड्यूस स्टेरियोटिपिटी। डिप्लोपिया तो ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया था एब्सेंस ऑफ डिप्लोपिया। अब रीजन एब्सेंस ऑफ डिप्लोपिया क्या है कि ऑलरेडी एचपी सारी चीजें उसने अडॉप्ट किया, लेकिन एनीहाउ कुछ पेशेंट जो है रियरली कंप्लेन ऑफ डिप्लोपिया। ठीक है, और ये डिप्लोपिया आप देख सकते हैं जब आप रेड एंड ग्रीन गूगल यूज करें, स्पॉट, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, और इसी के बेस पे हम बीएसवी की फील्ड भी वो कर सकते हैं कि उसकी बीएसवी की फील्ड कितनी है, रिस्ट्रिक्टेड फील्ड है या ज्यादा है। ठीक है, कन्वर्जेंस देखें तो पुअर कन्वर्जेंस होगी, यूजुअली टाइप 1 बहुत ज्यादा कॉमन है, और इसके साथ अगर हम बाकी बात करें उसमें भी पुअर कन्वर्जेंस है। और पुअर कन्वर्जेंस क्या है, प्रेजेंट में देयर इज सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ एडक्शन। अगर किस केस में लिमिटेशन एडक्शन ज्यादा होगा, लेकिन टाइप 1 में ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 और 3 में अगर आप देखेंगे जिसमें आपका लिमिटेशन ऑफ एडक्शन बहुत ज्यादा है, तो उस केस में पुअर कन्वर्जेंस आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं, लेकिन फिर भी आप कन्वर्जेंस अपने पेशेंट में चेक कर सकते हैं कन्वर्जेंस में है कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट
जिसमें लिमिटेशन ऑफ एडक्शन है तो उसके साथ साथ उसकी कन्वर्जेंस डिफिशिएंसी भी होगी। ठीक है, तो समराइज करें सारी चीजों करें, फीचर की बात करें, रिफ्रैक्टिव एरर की बात करें तो कोई सिग्निफिकेंटली ज्यादा डिफरेंट नहीं है कि बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन में जितना एज के साथ रिफ्रैक्टिव एरर आपको मिल सकता है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक ऐसा नहीं कह सकता कि यार ट्वेन में आपको मायोपिया ज्यादा मिलेगा या हाइपरोपिया ज्यादा मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। बट यूजुअली एक रिसर्च मैंने देखा उसमें कहा है कि हाइपरोपिया की रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है, और वो ये भी कहा गया है कि वेन पेशेंट है उसमें अगर इजोट्रोपिया है और आपने उसको साइक्लोफ्लेजिक रिफ्रैक्शन करके उसका हाइपरमेट्रोपिया फुली करेक्ट कर दिया तो वो इजोट्रोपिया में काफी कमी आ सकती है। इसका मतलब ये है कि जो इजोट्रोपिया भी है तो उसका कुछ रोल एकोमोडेटिव रोल भी है, लेकिन वो सारी चीजें मैं मैनेजमेंट में डिस्कस करूंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये याद करना चाहिए कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव एरर है नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉट ऑल डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ रिट्रैक्शन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज याद रखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो हमने सारी चीजें किया, आप लोग कल से क्लिनिक में जा रहे हो ये कह रहे हैं कि जी यार इसमें तो रिट्रैक्शन भी हो रहा है, फल्विबुलर प्रेशर नैरोइंग भी हो रहा है, लेकिन बाकी चीजें इसमें नहीं हो रहे हैं। तो याद रखिए हर एक पेशेंट में आपको ये सारे फीचर नहीं मिलेगा। आपके पास लेट्स सपोज फल्विबुलर प्रेशर नैरोइंग मिल रहा है, रिट्रैक्शन मिल रहा है, लिमिटेशन मिल रहा है, बस ये सारी चीज के लिए काफी है। और स्पेशली अगर हम अंडर 2 ईयर की बात करें तो उसमें तो मैंने पहले भी बताया था कि उस केस में अंडर 2 ईयर हो तो पेशेंट भी ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं होता, उसके बाकी जो कंप्लेन है वो भी ज्यादा नहीं होता। तो अंडर 2 ईयर जो है उसका डायग्नोज थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस की जरूरत है सारी चीजें देखने के लिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि आपको ये सारी चीज अभी यहाँ में डिस्कस करो, सारी चीज आपको क्लिनिक में मिलेगा। ऐसे भी काफी पेशेंट आएंगे कि जिसमें प्राइमरी पोजीशन में ईजो भी होगा, रिट्रैक्शन भी है, पेशेंट नैरोइंग भी है, उसका एज भी नहीं होगा, हो सकता है वो डिकम्पेसेंट हो चुका है, अभी एज भी अडॉप्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज का भी ख्याल रखें। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस इसके बाद जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जो है मैं जो है वो लास्ट में फिर करूंगा। ठीक, इन्वेस्टिगेशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी से मैं इसको कर रहा हूँ। सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग वेरियस फीचर आपको रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है, एक्स्ट्राकुलर मोटिलिटी चेक करना है, किसमें लिमिटेशन है, फल्विबुलर प्रेशर नैरोइंग हो रही है नहीं हो रहा, अप शूट डाउन शूट, सारी चीजें आपने नोट करना है और प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड पे लाना है। पर ये चीज बहुत जरूरी है, दिस इज यूनिलैटरल बायलैटरल, 80% यूनिलैटरल बट मे बी देयर इज एसिमेट्रिकल केस 20%, वो चीज भी अपने पास रखना है क्योंकि मैनेजमेंट हर एक के लिए अलग अलग है। तो सारी चीज हम मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, तो ये भी नोट करना है यूनिलैटरल बायलैटरल। इसके बाद जो है वो ये चीज आपने असेस करना है व्हिच एक्सटेंट द सिंड्रोम इज कंपेंसेटेड। अगर वो कंपेंसेटेड है, उसका एचपी इतना प्रॉब्लमेटिक उसको नहीं कर रहा, उसको एचपी से वो अवेयर नहीं है, सारी चीजें नहीं है, ये नोट करना है। क्योंकि हम अगर सर्जरी कर रहे हैं तो वो हम जस्ट ओनली डिकम्पेंसेटेड केसेस के लिए कर रहे हैं, जो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम करेंगे। सो ये चीज भी नोट करना है कि कितनी हद तक एचपी सारी चीजों से ये सिंड्रोम कंपेंसेटेड है। इसके बाद आपने एचपी प्रॉपर्ली देखना है, ग्लोब रिट्रैक्शन, अप शूट डाउन शूट, और ये सारी चीजें आप अपने पास लिखेंगे। ये सारी चीज आपने लिख लिया, एक क्राइटेरिया आपके पास बन गया है। अच्छा, लास्ट में लास्ट टॉपिक, लास्ट चीज जो है उसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे और क्या कौन कौन सी कंडीशन है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं मोबियस सिंड्रोम के साथ, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम में। सबसे पहले ट्रॉमा जो है उसको एक्सक्लूड करना है, पार्टिकुलर ब्लड फ्रैक्चर जो है मीडियल ऑर्बिटल वॉल, अगर मीडियल ऑर्बिटल वॉल की ब्लड फ्रैक्चर है और आपको वहां से मीडियल रेक्टस एंट्रैप हो चुका है, तो मीडियल रेक्टस एंट्रैप है तो क्या होगा, उसमें हो सकता है कि आपके आई में एडक्शन एबडक्शन ना हो, लिमिटेशन हो, आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार ये हो सकता है कोई वेन। तो सबसे पहले ट्रॉमा की हिस्ट्री को एक्सक्लूड करना है, तो बहुत आसानी से। कब से मसला स्टार्ट हुए, उसने कहा जो ट्रॉमा हुए, ट्रॉमा के बाद सिचुएशन स्टार्ट है, यू हैव टू एक्सक्लूड द ट्रॉमेटिक कॉज जो है वो आपको बहुत आसानी से पता चलता है। ट्रॉमा की हिस्ट्री, ट्रॉमा के बाद ही पेशेंट को कंप्लेन स्टार्ट होगा तो वो कहेंगे कि मैंने एक्सीडेंट किया हुआ है, एक्सीडेंट के बाद ये सिचुएशन है। ठीक है, तो एमआरआई करके सारा डिटेल आप हासिल कर सकते हैं ट्रॉमा के बाद। इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज ऑफ द ऑर्बिट जो है, अगर कोई ऐसे डिजीज है लाइक मैं ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी की बात करूं, ग्रेव्स डिजीज है या मायोसाइटिस मसल इन्फ्लेमेशन है या न्यूप्लाज्म की ट्यूमर वगैरह जो है, ये सारी चीजें पढ़ जो है ग्रेव्स डिजीज में आप देखेंगे उसमें आपके एक्स्ट्राकुलर मसल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, सबसे पहले आपके इंफीरियर रेक्टस जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उसमें एडिम आ रही है, रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट हो रही है, तो ये चीज भी एक्सक्लूड करना है। वो बाकी अगर आपको ग्रेव्स डिजीज का बाकी फीचर याद है तो वो आप बाहर से वो देखेंगे। अक्सर ये ओल्ड एज मैरिज, उन चीजों का भी ख्याल रखें, प्रीवियस मेडिकल सारी हिस्ट्री जो है वो लेंगे। मायोसाइटिस जो है तो उसमें आपकी मसल की इन्फ्लेमेशन वगैरह है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड भी है और पेनफुल मूवमेंट जो है आपको वो कर सकती है, तो ये चीज भी एक्सक्लूड करें। न्यू प्लाज्मा के साथ आपको कोई ना कोई डिस्ट्रोपिया मिलेगा, डिस्ट्रोपिया या मीन के आपकी आई जो है वो आउटवर्ड डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में आपको जा सकती है,
तो ये सारी चीजें एक्सक्लूड करने के लिए आपको MRI वंस अगेन सारी चीजों की जरूरत है कि आप सारी चीजों को इससे किस बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लिबरल रिसेक्शन ऑफ लैटरल रेक्टस ट्रॉमा के बाद भी आ सकता है। जैसे ट्रॉमा के बाद में क्या कि मीडियल रेक्टस में वो मीडियल वॉल में मसल इंट्रैपमेंट हो सकता है। अगर सर्जरी के बाद लैटरल रेक्टस की लेफ्ट में एक्सेसिव रिसेक्शन हो गया तो इसके बाद आपने लैटरल रेक्टस को बिल्कुल वीक ही कर दिया, तो ये चीज भी सर्जरी की हिस्ट्री पे आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई सर्जरी इंड्यूस तो नहीं लग रहा कि ईजो आ गया है और आप लोग की और चीज के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मोबियस सिंड्रोम जो है ये भी आपको याद करना है। मोबियस सिंड्रोम आपको पता है कि दिस इज अ कंजेनिटल नॉन प्रोग्रेसिव यूनिलैटरल मोस्टली इसमें बायलैटरल फेशियल नर्व पाल्सी होगी। फेशियल नर्व पाल्सी के बाद उसका फेशियल एक्सप्रेशन लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है, ये चीज होगा। इसके साथ अक्सर लिमिटेशन ऑफ एब्डक्शन भी आपको मिल सकता है, लेकिन इसके साथ आपकी 9th और 12th नर्व लाइक आपकी हाइपोग्लॉसल जो है या 9th नंबर नर्व जो है ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। तो अगर पेशेंट जो है उसमें बायलैटरल फेशियल नर्व पाल्सी है, लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है, नर्विंग ऑफ पैल्पेब्रल प्रेशर नहीं हो रहा, ठीक है, या उसकी ग्लोब रिट्रैक्शन नहीं हो रही, तो आप उस मोबिस में डाल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में कंजेनिटल सेक्स नर्व पाल्सी। कंजेनिटल सेक्स नर्व पाल्सी कैसे डिस्क्लूड करेंगे कि इसमें इज़ोट्रोपिया अपॉन लार्ज, और एक चीज याद रखें ड्वेन में जो आपको इज़ोट्रोपिया मिलेगा वो लेस देन 30 डिग्री आपको मिलेगा, लेकिन कंजेनिटल सेक्स नर्व पाल्सी में आपको लार्ज डिग्री ऑफ इज़ोट्रोपिया मिल सकता है। और इज़ोट्रोपिया के अलावा ये सारी चीजें नहीं होंगी, डाउन शूट, अप शूट, पैल्पेब्रल प्रेशर, नर्विंग, रिट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको नहीं होंगी जो कि टिपिकल ड्वेन में हो रहा है, ठीक है। अगर हम सारे चीजों को यहाँ पे मैं समराइज करूँ, सबसे पहले एटियोलॉजी वो सारी चीजें क्लियर होगी। क्लिनिकली अगर मैं बात करूँ क्लिनिकली कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस में किसी भी केस में हमने रिट्रैक्शन, हमने नर्विंग पैल्पेब्रल प्रेशर, हाई नर्विंग पैल्पेब्रल प्रेशर की और या उसकी बात नहीं की। सो टिपिकली अप शूट, डाउन शूट, रिट्रैक्शन, नर्विंग पैल्पेब्रल प्रेशर, लिमिटेशन ऑफ एडक्शन, एबडक्शन, एचपी, ये सारी चीजें मिल गई तो बस ये हमारे डायग्नोसिस के लिए काफी चीज है। आपने डायग्नोज कर लिया, इसके बाद आप लेबल कर सकते हैं कौन से टाइप का है। तो टाइप भी अगर आपको याद है इनिशियली, अगर आपको याद है ठीक है, नहीं याद छोटे से पेपर में लेके जहाँ पे आप क्लिनिक कर रहे हैं वहां पे लगा लें, 2-3 दिन के बाद आपके खुद माइंड में सारी चीजें आएंगी कि यस दिस इज थिंग। और आज के लिए इतना ही काफी था। इंशाल्लाह फिर आप लोग के लिए टाइम भी वो नहीं और ज्यादा बोर नहीं होना, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगर टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह हम मैनेजमेंट ऑफ ड्वेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम पे हम बात करेंगे। अमल भाई। हाँ अजमत भाई। जी जी हेलो, जी सुन रहे आवाज आ हैं रही है मेरी अमल बात? भाई। जी जी अच्छा, इट वाज अ वेरी वंडरफुल लेक्चर अजमत भाई। काफी अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत जबरदस्त आपने प्रेजेंट किया और बहुत सारे जो है ना होप्स हो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। तो थैंक स्टूडेंट्स यू के सो मच सर। कुछ क्वेश्चंस है। हाँ क्वेश्चंस है जी जी ये। हाँ इसके जवाब एक क्वेश्चन है, आई हैव रीड इन सम स्टडीज दैट द अफेक्टेड आई विल बी लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल वन। अच्छा असद भाई जस्ट गिव मी, ये मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल ये लुक लाइक यहाँ पे मैंने आपका कि आपकी फेब्रुअरी प्रेशर की नैरोइंग हो रही है, उस नैरोइंग के साथ बहुत काफी सोडोटोसिस आपको लगेगा। वो सोडोटोसिस और रिट्रैक्शन की वजह से आप बाहर से देखेंगे ना, एक आई में इनवर्ट जा रही है, रिट्रैक्शन हो रही है, या उसमें साथ साथ में टोसिस है, तो ड्यू टू सोडोटोसिस एंड रिट्रैक्शन इट लुक लाइक अ स्मॉल आई, उसको आप कह सकते हैं। बट यूजुअली आप देखेंगे एब्डक्टेड पोजीशन में आप उसको देखेंगे, तो वो एब्डक्टेड पोजीशन में जो उसकी रिट्रैक्शन जो है, ग्लोब रिट्रैक्शन कम हो रही है, उसकी सोडोटोसिस कम हो गई, तो आई जो है वो बज़ाहिर आपको स्मॉल लग रही है, बट रियलिटी में वो स्मॉल नहीं है। और जिसने भी वो क्या आर्टिकल जिसने भी रीड किया हुआ है, वो कह रहे कि मैंने कहा कि आई स्मॉल है। मैंने जहां तक स्टडी की, मैं आपको थोड़ा सा अपने रेफरेंस भी दूंगा, हेलन डेविस की बुक है अमेरिकन एकेडमी और नेट से। तो मेरे पास 3-4 बुक्स में से, सोर्सेज में से मुझे स्मॉल आई का कोई वो नहीं मिल गया। किसी के पास है तो जरूर हमारे साथ ग्रुप में शेयर करें, हमारे नॉलेज में भी आप इजाफा करें। असद आवाज आ थैंक रही यू है? एमल भाई। थैंक यू एमल भाई। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दें। ओके, थैंक यू अजमत भाई।
It was a wonderful lecture, very informative session, and we hope that the second session will be more informative, more clinical, और भी आप पॉइंट्स बताएंगे इसमें, तो इंशाल्लाह फिर हम डेट अनाउंस कर देंगे नेक्स्ट सेशन की। तो और कोई पॉइंट तो नहीं अजमत भाई आपके पास? ठीक हो गया अमर भाई? आवाज क्लियर नहीं है। ठीक। अच्छा अजमत भाई, और जी कोई जी क्वेश्चन नहीं है? जी इंशाल्लाह ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फिर अरेंज कर लेंगे, तो सही। फिर उसके बाद अनाउंस कर लेंगे उस पे ग्रुप और पेजेस ठीक है, पे। बस वो मैं आप लोगों से तो डिस्कस करके फिर आप लोग इंशाल्लाह उसको अरेंज वो कर लेना। ठीक है। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच।